रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा सर, स्टार्ट हो चुका है ना? हाँ सर, स्टार्ट हो चुका है। ओके सर, ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्लास है और इकोनॉमिक्स में करेंटली हम लोग बेसिक तो नहीं चल रहा है, एडवांस लेवल में थोड़ा सा थ्योरी ऑफ मार्केट चल रहा है। चाहे कितना भी एडवांस टॉपिक क्यों ना हो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बट एक चीज़ तो लास्ट वीक में ये मार्केट का सेकेंड लेक्चर सर। अब लास्ट वीक मैंने आपको मार्केट के बारे में काफ़ी बेसिक लेवल से डिस्कस किया कि मार्केट क्या है, कितना तरह का मार्केट होता है। जो लोग मार्केट का फर्स्ट क्लास मिस कर चुके थे, तो मैं मार्केट का फर्स्ट क्लास शेयर कर दूंगा, अगर नहीं किया है तो या नहीं होता है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा सर, ठीक है? क्योंकि मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट क्या, अगर मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का सफ़र कराता हूँ तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा सर। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली 3-4 मेन एरिया होता है जिसमें वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो सिंपल मतलब ऐसे तो इकोनॉमिक्स को लोगों को बोरिंग लगता है, बट लोगों को क्या लगता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें इकोनॉमिक्स सीखना है, जानना है, और इकोनॉमिक्स में ग्रिप बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको मार्केट, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, ये सब चीज़ के बारे में नॉलेज गैदर करना पड़ता है, ठीक है? अब सवाल ये उठता है सर कि मैं आपको अभी जो बात कर रहा हूँ सर, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया और इसमें मैंने थ्योरी ऑफ मार्केट के बारे में आपको एक ऑलरेडी इंट्रोडक्शन एंड बेसिक क्लास लास्ट वीक दिया था। आज मैं थोड़ा सा एडवांस पे जाऊंगा, तो उसमें मैं मार्केट के बारे में, रेवेन्यू के बारे में बात करूंगा सर। समझ में आ जाएगा सर, जो लोग लास्ट क्लास किए हैं, जो नहीं किए हैं, सबको समझ में आएगा। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, सब धीरे धीरे समझ में आएगा। अच्छा, अब एक लिंक क्रिएट करते हैं सर। देखो, मार्केट चैप्टर के साथ अगर मैं कनेक्ट करूँ तो सारा चैप्टर कनेक्टेड है। डिमांड, सप्लाई, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट, दीज आर ऑल कनेक्टेड टॉपिक। मतलब एक के बिना दूसरा काम नहीं करता। मतलब इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताऊं तो प्रैक्टिकल वे में मार्केट कैसे काम करता है, अगर मैं आपको 2-4 पॉइंट में अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ केस स्टडीज में, तो आपको मैं समझा सकता हूँ और आज का टॉपिक को कनेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे तो आज मुझे आपको रेवेन्यू के बारे में बताना है। रेवेन्यू इन द सेंस, अगर मार्केट को समझना है तो आपको रेवेन्यू समझना पड़ेगा। बिकॉज मार्केट में कंपनी जो काम करने आते हैं ना, उनका मेन पर्पस ही होता है रेवेन्यू कमाना। लास्ट वीक जैसे मैंने आपको अलग अलग मार्केट टाइप्स का आइडिया दिया था ना सर। हेलो, जो लोग क्लास क्लास किए हो तो पता यही, मतलब ऑलरेडी पता हो रहा है, और जो नहीं कर चुके वो लास्ट क्लास, उन्हें बस एक मैं कनेक्शन दे रहा हूँ, एक बार बता रहा हूँ सर वापस कि सर मार्केट में ना, मतलब ये जो मार्केट है इसको तो ऐसे अलग अलग मार्केट के बारे में हम लोगों ने बात किया। जैसे मैंने आपको कहानी बताते हुए फिश मार्केट, फ्रूट मार्केट, हाँ, कोलकाता में एशिया का लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट, हाँ, इंडिया लार्जेस्ट फिश मार्केट, बहुत सारा चीज मैंने आपके बात किया, ठीक है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट, ये सब मार्केट के बारे में बात किया। नेशनल लेवल मार्केट, डोमेस्टिक लेवल मार्केट, हाँ, लोकल लेवल मार्केट, हाँ, आपके पाड़ा लेवल मार्केट, पाड़ा समझते हो ना, मोहल्ला, ठीक है? तो पाड़ा हो, मोहल्ला हो, नेशनल हो, वो सब मार्केट तो है। बट इकोनॉमिक्स मार्केट को ना उस हिसाब से नहीं सोचता है जैसे हिसाब से हम लोग आम आदमी सोचते हैं। आम आदमी को लगता है कि अगर मेरे लोकल मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो हम चले जाएंगे थोड़ा सा बड़ा मार्केट में, ठीक है, लाइक आसपास में अगर कोई बड़ा जगह है तो वहां पर, ठीक है। मानो कि आपको कोई मोबाइल फोन चाहिए होता है तो आपके पाड़ा में नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा जहाँ पर थोड़ा चमाटी मार्केट हो, आप वहाँ चले जाते हो। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आप चांदनी चले जाते हो, कोलकाता का बात कर रहा हूँ। अगर चांदनी में ई मॉल है, वहाँ पर नहीं मिलता है तो अलग दुकान देखते हो। अगर वहां पर भी नहीं मिलता है तो आप किसी को बोलते हो, जो आपका चाचा भतीजा जो भी है आपका, हाँ, और मतलब रिलेटिव्स हैं, आप उनको बोलते हो कि भाई दुबई से लाओ या दिल्ली से लाओ या मुंबई से लाओ, जहां पर वो फोन लॉन्च हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये एक आम आदमी का मार्केट का सेंस है इन एनी प्रोडक्ट, ठीक है? इन एनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एक आम आदमी का मार्केट का सेंस ऐसा होता है कि भाई
अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है तो हम कौन सा मार्केट में जाएंगे, चाहे वो फोन हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, एनीथिंग जो हमें चाहिए होता है। बट इकोनॉमिक्स में अगर मार्केट का सेंस डेवलप करना है तो ये कंपटीशन वाइज बात करते हैं, जो मैंने लास्ट वीक ऑलरेडी आपको बताया था, है ना सर। इकोनॉमिक्स में कंपटीशन के हिसाब से बात किया जाता है। शालिनी तो ज्वाइन किया था, तो शालिनी बता रहा है कि सर सुना ही नहीं दे रहा, ऐसा है क्या शालिनी? नेटवर्क इशू हो गया। ठीक है, अच्छा। तो इकोनॉमिक्स में मार्केट टाइप्स में मैं हम लोग क्लास में भी पढ़े थे कि कंपटीशन वाइज अगर तीन चार कंपनी, मेनली चार है, मेनली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मार्केट। एक आपका परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा है आपका ओलिगोपोली, चौथा है मोनोपोली। सर अब ये सब एक एक मार्केट के बारे में डिटेल्स में जानना पड़ेगा, ठीक है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है, ओलिगोपोली मार्केट क्या है, मोनोपोली मार्केट क्या है। कॉमन सेंस में, बेसिक वे में आपने ये सुना था कि नंबर ऑफ सेलर्स एंड नंबर ऑफ बायर। मतलब इन कॉमन सेंस में देखा जाए, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी बहुत सारे, नंबर ऑफ बायर भी बहुत सारे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। लार्ज, अगर बायर छोड़ के अगर मैं सिर्फ सेलर में बात करूं तो परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट में सेलर बहुत होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कौन देगा? लार्ज से मतलब नंबर ऑफ सेलर बहुत है ऐसा मार्केट का एग्जांपल, जल्दी बोलो, एनीवन प्लीज ट्राई। वेजिटेबल मार्केट। वेरी गुड सर, वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, फ्रूट मार्केट, है ना, जहाँ पर सेलर बहुत सारे और खरीदने वाले भी बहुत सारे। तो ये अच्छा एग्जांपल है सर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का। ग्रोसरी मार्केट, जहाँ कंपटीशन हाई है, एक नहीं आपके पास हजारों ऑप्शन है ना। कपड़ा का मार्केट, दैट इज ऑल्सो क्लॉथ मार्केट। जब हम लोग फेस्टिव टाइम पे बड़ा बाजार जाते हैं, न्यू मार्केट जाते हैं, गुड़िया हाट जाते हैं, कोलकाता का टॉप टॉप मार्केट, हाथी बागान, हाँ, हाथी बागान, गुड़िया हाट, न्यू मार्केट, बड़ा बाजार, जहां भी जाओ सब कॉम्पिटेटिव मार्केट है सर, एंड हाईली कॉम्पिटिशन, मतलब हाई लेवल कॉम्पिटिशन। नंबर ऑफ सेलर बहुत सारे, इधर नहीं तो उधर बार्गेन भी चलता है ना। कॉम्पिटेटिव मार्केट में बार्गेन बहुत चलता है सर। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है ऐसे मार्केट में, जिसको परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट कहा जाता है। यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं है सर, मतलब सब दुकान में ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, सेम टाइप ऑफ, बस हाँ आपका पसंद के ऊपर है। बट कपड़ा है तो कपड़ा है, वेजिटेबल है तो वेजिटेबल है, ठीक है। फिश है तो फिश है, फ्लावर है तो फ्लावर है, मतलब उसका मेन जात एक ही है। अब फ्लावर में अलग अलग टाइप्स, कपड़ा में अलग अलग टाइप्स, वो अलग चीज। बट कपड़ा है तो कपड़ा, वेजिटेबल है तो वेजिटेबल, फिश है तो फिश, ठीक है, वॉटेवर। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऐसे मार्केट में कम दिखता है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ फॉर्म, ये मैंने समझाया था, वापस समझा दूंगा सर। ये एक्चुअली डिमांड से आया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सवाल पूछा था किसी ने मुझे, मैंने ये भी समझाया था कि सर इलास्टिसिटी क्या होता है, आज भी समझा दूंगा। एक टॉपिक आएगा इलास्टिसिटी के साथ कनेक्शन करने का, तो मैं वापस समझाऊंगा। मेनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल मतलब है डिमांड का बढ़ना और घटना। कभी डिमांड हाई, कभी डिमांड लो, कभी डिमांड मॉडरेट। से कैसे पता चलता है इलास्टिसिटी? आम आदमी के भाषा में, अगर आम आदमी के लैंग्वेज में बात करूँ, सिंपल, आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब डिग्री नहीं है, नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट ए कॉस्ट अकाउंटेंट, नॉट ए कंपनी सेक्रेटरी, नॉट ए कॉमर्स प्रोफेशनल, हाँ, उनके लैंग्वेज में बात करें तो मार्केट में इलास्टिसिटी क्या होता है, तो मुझे समझा सकते हो सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अ मार्केट आम आदमी के लैंग्वेज में कैसे होता है? ट्राई करो सर, जल्दी ट्राई करो, फास्ट, एनीवन प्लीज, अपना जो भी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? जो बढ़ता है घटता है। तो एक आम आदमी अपने नॉर्मल लाइफ में, एक दुकानदार, एक आम दुकानदार, ठीक है, एक शॉप का ओनर, एक बिजनेसमैन, मार्केट इलास्टिसिटी को कैसे बताता है? प्लीज बोलो सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? इलास्टिसिटी का मतलब होता है
किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बढ़ना और गिरना, है ना? ऐसा होता है ना सर? जैसे दुर्गा पूजा जब चल रहा था या दुर्गा पूजा से पहले आप लोग कपड़ा का जो डिमांड किए थे, न्यू न्यू टाइप्स ऑफ क्लोथ, ठीक है, ड्रेसेस, जीन्स, टॉप, है ना, गाउन, जो जिसको पसंद है, कुर्ती, स्लैक्स, खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। लड़का लोग अलग अलग कुर्ता, शेरवानी, ट्रेडिशनल, वेस्टर्न। अब मुझे एक चीज बताओ, अक्टूबर एंड सितंबर के स्टार्टिंग में कपड़ा मार्केट में जो डिमांड देखा गया था, क्या अभी भी दुकानदार के पास उतना डिमांड है? प्लीज टेल मी। नहीं है सर जी। नहीं है ना? सितंबर अक्टूबर में जो डिमांड था कपड़ा मार्केट में, नवंबर में नहीं है। तो सितंबर में डिमांड क्या था? हाई था। अक्टूबर में थोड़ा टॉप लेवल में पहुंचा, फिर अक्टूबर एंड से धीरे धीरे कम होना चालू हुआ। नवंबर में भी कम रहा है, लेकिन दिसंबर आएगा जब थोड़ा सा और बढ़ेगा। क्यों? जल्दी बोलो। दिसंबर में डिमांड थोड़ा बढ़ेगा। बोलो। क्रिसमस का सीजन। न्यू ईयर क्रिसमस आएगा सीजन, सर, न्यू ईयर सीजन रहेगा। न्यू ईयर, क्रिसमस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली विंटर सीजन, है ना? क्योंकि हम लोग अभी भागा भागा क्या क्या परचेस करने जाएंगे? विंटर क्लोथ्स, है ना? तो वापस एक मार्केट आएगा। तो ये जो मार्केट का गिरना उठना, यही तो इलास्टिसिटी है सर। अब आम आदमी कैसे बात करता है? अब नॉर्मल दुकानदार को जाके पूछोगे ना, तो इलास्टिसिटी को कैसे बताता है कि दादा कैसे, मतलब अगर मैं बंगाली में बोलूँ, हमारे बंगाल में ऐसे बात होता है सर कि दादा बाजार केमन जाच्छे। चलो बंगाली समझता है, वेल डन सर। जो नहीं समझता कोई बात नहीं, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। सर बाजार बाजार केमन जाच्छे, आई होप यू अंडरस्टैंड सर, बिकॉज सब सिमिलर टर्म्स टर्म्स का होता है, लाइक हिंदी, उड़िया, बंगाली सब एक ही टाइप का होता है। तो बाजार केमन जाच्छे बोलने से दुकानदार अगर अच्छा जा रहा है ना, हाँ ठीक ठाक ऐसा बोलेगा, हाँ ठीक है, अच्छा भालो जाच्छे। अगर खराब जाता है ना, तो मुंह को छोटा करके बोलेगा, नहीं यार मंदी चल रहा है, हाँ भालो जाच्छे ना दादा, एकदम बाजार भालो ना। तो जब दुकानदार बोले कि बाजार भालो ना, आई होप यू अंडरस्टैंड सर, जब दुकानदार बोले कि बाजार भालो जाच्छे ना, ओके, मतलब मार्केट अच्छा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेगेटिव फॉर्मेशन जा रहा है। मतलब मार्केट इलास्टिक है, डिमांड इलास्टिक है, ठीक है, डिमांड इलास्टिक है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और जब बोलेगा कि हाँ अच्छा जा रहा है, ठीक ठाक, अच्छा तो नहीं बोलेगा कोई, ज्यादातर केस में अच्छा जाने से भी नहीं बोलेगा, ठीक है, कहीं नजर ना लग जाए, ठीक है, टीका पहन के आना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वैसा बोलेगा सर कि हाँ ठीक ठाक चल से, यार सीजन तो, आई होप यू अंडरस्टैंड। दुकानदार लोग ऐसे बात करते हैं, चाहे किसी का भी अपना अपना दुकान। जैसे जब भी कोई पूजा फेस्टिवल्स होता है, जो फ्रूट्स का दुकानदार होता है उनका सेल बढ़ जाता है। मतलब 1 किलो एप्पल का दाम अगर नॉर्मल टाइम में 200 टका केजी है, फेस्टिव टाइम में जाओगे तो वही एप्पल 300 टका केजी में बेचेगा, गारंटी। अगर अगर उस दिन कोई पूजा है, जैसे दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन कभी मार्केट में जाओ, 1 डजन केला, पूजा वाले केला जो भगवान को दिया जाता है सर, 1 डजन केला नॉर्मल टाइम पे अगर आप मैक्सिमम 20 टका में लेके आ सकते हो, 20, 25, 30, पूजा वाले दिन में जाओगे ना, पर एक छोटा छोटा केला होता है, पूजा वाला जो केला होता है, नॉर्मल केला नहीं होता, इट्स नॉट सिंगापुर वाला जो वैरायटी है वो नहीं, वो देसी टाइप वैरायटी होता है, उसको भगवान को चढ़ाया जाता है। तो उसका दाम, एक एक छोटा छोटा केला का दाम हो जाता है 7 टका 8 टका पीस, मतलब 12 पीस लोगे तो कम से कम आपका 60 से 70 रुपए के आसपास दाम बढ़ जाता है। ऐसा है, मतलब इसको बोलते हैं मार्केट का इलास्टिसिटी। और इस इलास्टिसिटी का फायदा मार्केट में दुकानदार लोग लेते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिसिटी ना इनफाइनाइट लेवल तक जा सकता है, बता नहीं जा सकते कि कितना इलास्टिक है, बहुत हाई भी हो सकता है, बहुत लो भी हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, यहाँ पर प्राइस में कंट्रोल ना परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, लाइक वेजिटेबल मार्केट, ग्रोसरी मार्केट, क्लॉथ मार्केट, इसमें ना कंट्रोल ओवर प्राइस में ना मतलब कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। मतलब ये एक्चुअली मार्केट कंट्रोल है, मतलब कोई इंडिविजुअल बंदा इसमें कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मार्केट कंट्रोल में होता है। मतलब मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या दाम में मार्केट में प्रोडक्ट सेल होगा। इसीलिए डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस जो होता है वो किसी के इंडिविजुअल के हाथ में, तो कोई दुकानदार अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकता कि वो अपना प्रोडक्ट किस दाम पे बेचेगा। क्यों क्यों नहीं कर सकता ऐसा? मानो कि एक दुकान में अगर मैं कपड़ा छोड़ के
कपड़ा में भी बोल सकता हूँ, बट अगर वेजिटेबल में बोलता हूँ, मानो कि एक वेजिटेबल सेलर आलू बेच रहा है 40 रुपीज के जी में, तो क्या बगल वाला आलू 40 रुपीज के जी अगर पोटैटो एक वेजिटेबल सेलर बेचता है, तो उसी के बगल में बैठ के कोई 60 टका पर के जी बेच सकता है सर? सेम आलू, सेम पोटैटो, इज दिस पॉसिबल? रियल रियल बात करना सर, मतलब लॉजिकल बात करना। 40 टका के जी पोटैटो को कोई अपने मर्जी से 60 टका के जी बेच सकता है क्या? बेच तो सकता है सर, लेकिन उसका बिकेगा नहीं। अरे वही तो बात कर रहा हूँ सर, बेच तो सकता है, मेरा प्रोडक्ट मैं बेच जरूर सकता हूँ, लेकिन जब बिकेगा नहीं तो उस बात का क्या फायदा? दैट इज द पॉइंट सर। सो डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, मतलब प्रोडक्ट के दाम में कंट्रोलिंग किसी का नहीं रहता है, मार्केट का कंट्रोल। अब आगे मैं जब आपको परफेक्ट कंपटीशन में थोड़ा डिटेल्स में आ जाऊंगा तो मैं आपको और बात करूंगा सर, ठीक है? बट ये मैं आपको लास्ट क्लास का थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूँ कंपटीशन में, ठीक है? शॉर्ट में रिवीजन चल रहा है, मतलब कोई चाहे तो यहीं से मार्केट का एक आइडिया लेके पूरा मार्केट का कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी कर सकता है, जो लास्ट क्लास किया जो नहीं किया सब। जो मोनोपोली वाले होते हैं ना, उनका मार्केट में क्या दाम में मार्केट में बिकेगा पूरा कंट्रोल रहता है। मोनोपोली क्या होता है? जैसे इंडियन रेल, याद है सर इंडियन रेल? भारत में अगर किसी को रेल में चढ़ना है, एक ही कंपनी है रेलवे, टिकट कैसे काटते हो? आईआरसीटीसी से, पता है ना सर आईआरसीटीसी के बारे में? इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये इंडियन रेल का एक सब्सिडरी है। इसका शेयर मार्केट में शेयर भी बिकता है, खरीदना है क्या? हाँ सर, सर शेयर खरीदने के बारे में बात मत करोगे सर। लास्ट ईयर अगर किसी ने 200-250 में खरीदा होगा, तो आज 700-750-800 में चल रहा है। सर क्या बात कर रहे हो सर? लास्ट ईयर क्यों इतना कम था? अरे सर ट्रेंड नहीं बंद था ना, बिजनेस खराब चल रहा था, इसलिए शेयर गिर गया था। काफी लोगों ने लिया है सर, मेरे स्टूडेंट लोग, मैंने भी लेके रखा है उसी टाइम पे। किसी ने 2 लिया तो किसी ने 200, तो किसी ने 2000, अपने अपने पैसे के हिसाब से ले सकता है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस टाइम पे बिजनेस लो था तो शेयर का दाम भी कम था। आज बिजनेस चालू हो चुका है तो दाम बढ़ चुका है, थोड़ा ज्यादा हो गया था फिर करेक्शन हो गया। ये स्टॉक मार्केट वाले बात नहीं करूंगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉर्मल इलास्टिसिटी के ऊपर बेस करके शेयर मार्केट का इलास्टिसिटी भी देख लो आप। नॉर्मल मार्केट डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करके, मतलब कंपनी का बिजनेस इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है, और उसी इकोनॉमिक्स के बेसिस में शेयर मार्केट का डिमांड भी डिपेंड करता है। तो इलास्टिसिटी इज एवरीवेयर। ये जो मार्केट में अप डाउन देख रहे हो ना, ये शेयर मार्केट का इलास्टिसिटी कहलाता है इसको। शेयर मार्केट का इलास्टिसिटी भी वही डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में काम करता है। मतलब कंपनी का बिजनेस में डिमांड सप्लाई कैसा है, बात समझ में आ रहा है? आईआरसीटीसी के बिजनेस पे, मतलब इंडियन रेल, ठीक है, किसका है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है। इंडिया में इंडियन रेलवे मोनोपोली चलाता है ना, तो आईआरसीटीसी का भी बिजनेस मोनोपोली है, क्योंकि ये इंडियन रेलवे का ही है, और रेलवे का कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और नहीं है, आईआरसीटीसी को देके रखा है, और आईआरसीटीसी के थ्रू से ही पूरा रेलवे का काम चलता है। रेल का टिकट से लेके इवन होटल वगैरह भी बुक करना बहुत काम करता है आईआरसीटीसी। चाहो तो आप आईआरसीटीसी में डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है? अब मैं उस बात पे नहीं चलता, ठीक है? तो एक बात करने जाऊंगा हजारों बात आ जाएगा, थोड़ा रोकना होगा अपने आप को, ठीक है? अब सर बात ऐसा है कि कहीं ना कहीं तो मोनोपोली कंपनी का क्या है, मैं क्यों बोलना चाहा कि इंडियन रेल अपने मर्जी से टिकट का दाम डिसाइड करता है, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उसका कंट्रोल है कि भाई राजधानी का टिकट का दाम क्या होगा, नॉर्मल स्लीपर का टिकट का दाम क्या होगा, चालू डब्बा करंट बॉगी जो होता है, या फिर लोकल ट्रेन का टिकट का प्राइस क्या होगा, प्लेटफॉर्म टिकट का क्या प्राइस होगा। दे कैन डिसाइड एज पर देयर पीएल बैलेंस शीट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कि भाई मुझे कितना प्रॉफिट करना है। और एक चीज भी देखना होता है इनको, पब्लिक का सेवा भी हो, क्योंकि सरकारी है, तो इसलिए जरूरत से ज्यादा भी नहीं कर सकता, क्योंकि भड़क जाएगा पब्लिक। क्योंकि इंडियन रेलवे सिर्फ बिजनेस करने नहीं आया है, साथ में पब्लिक का परिसेवा भी इनको देना है। लेकिन हाँ, अगर बिजनेस करके प्रॉफिटेबल नहीं चलेगा तो सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब सिर्फ अगर खैराती करना चालू कर दें, हाँ सरकार का है, फ्री में देना चाहिए, खैरात में देश नहीं चलता सर, खैरात में तो कुछ नहीं चलता, खैरात बंद होना चाहिए। खैरात समझते हो? फ्री का चीज, फ्री बाइस,
ठीक है, मतलब जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, सिर्फ उनके लिए बेनिफिट का डिसीजन लिया जाए, लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं, जात पात के ऊपर बेस करके। हाँ, वो सब बंद हो जाना चाहिए अगर देश को टॉप लेवल में लेके जाना। जात पात छोड़ो, बस आइडेंटिफाई करो कि भाई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कौन कौन है, उसके लिए एक पैरामीटर डिसाइड करें कि भाई किसका सालाना इनकम कितना होने से उसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलेंगे। अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को बेनिफिट दिया जाए तो वो दिया जा सकता है। जो सच में गरीब है, गरीब के कैटेगरी को डिसाइड किया जाए, उसको लेके डिबेट हो सकता है कि कौन गरीब है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे देश में कुछ कोटा सिस्टम, कुछ जात पात बना के एकदम झमेला करके रखा है ना, ये बहुत पुराने टाइम से है। उस जमाने का सिचुएशन अलग था, बट मॉडर्न इंडिया अगर बनाना है तो ये सब सिस्टम से थोड़ा बाहर आना। जो भी हो, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है सर, बट मेरा कहने का मतलब था, जैसे इंडियन रेल सीनियर सिटीजन के थोड़ा सा बेनिफिट देता है, सीनियर सिटीजन वाले, ठीक है, उनका मर्जी, उनका मर्जी। क्यों? वो बोला है ना, आपको मोनोपोली है। अब मोनोपोली में सबका मर्जी चलता है सर, मतलब तो बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा बोलता है ना, हिंदी में कहावत होता है ना सर, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे करके बोलते हैं। तो जो भी हो, जिसका जो है वो अपने मर्जी से चला लेगा सर। तो मोनोपोली में प्राइस कंट्रोलिंग होता है सर, ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट, इसीलिए वेरी कॉन्सिडरेबल। लेकिन मोनोपोली में नंबर ऑफ सेलर्स कौन होता है? एक। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक्सट्रीम लेवल में हो सकता है, ठीक है। तो जैसे इंडियन रेलवे के अलग अलग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जैसे कोई स्लीपर क्लास होता है, एसी फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, 3 टियर होता है। हाँ सर, तो पता है ना, एक्सट्रीम हो सकता है, डिफरेंशिएशन हो सकता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा नहीं है, मतलब प्रोडक्ट वाइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्मॉल है कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा कमा नहीं होता प्रोडक्ट का जो प्राइस है। ऐसा नहीं सुनोगे कि इंडियन रेल का टिकट का दाम आज 50 टका है तो 10 साल पर मतलब दो महीने बाद 50 का टिकट 55 का हो गया। एक होता है टिकट का दाम चेंज होता है, बट एक सर्टेन पीरियड के बाद, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक चलता है वहां का टिकट। मुझे जितना पता है कि कोरोना पीरियड के बाद थोड़ा टिकट प्राइस में चेंजेस हुआ है इंडियन रेल का, बट बिफोर दैट काफी दिनों तक टिकट प्राइस ऑलमोस्ट चल रहा था, 5 7 साल से 5 to 7 years ऑलमोस्ट। मोटा मोटी 5 साल छोड़ छोड़ के वो लोग चेंज करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन पूरा अपोजिट वे में काम करता है। अच्छा, ऑलिगोपोली में क्या होता है? स्मॉल नंबर ऑफ बिजनेसेस होता है। और स्मॉल नंबर ऑफ बिजनेसेस कैसे फील करोगे? लाइक ज्यादा कंपनी नहीं रहेगा, कुछ कंपनी रहेगा जो बहुत सारे लोगों को सेल करता है। जैसे आप बैंकिंग बिजनेस ऑफ इंडिया, 8 10 बैंक है ना, वही इतना सारा कस्टमर को कैटर करता है ना, 8 10 बैंक मिलके, तो बेसिकली तो ऑलिगोपोली, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी हल्का फुल्का है, डिग्री ऑफ कंट्रोल थोड़ा बहुत, ठीक है। नॉट जस्ट बैंकिंग, कार कार मार्केट, हाँ, ये भी ऑलिगोपोली का अच्छा एग्जांपल है। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन स्पेशली, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक क्या है सर? मोनोपोलिस्टिक में नंबर ऑफ सेलर थोड़ा ज्यादा होता है, वेरी लार्ज नहीं, लार्ज, तब नंबर ऑफ काउंट में अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, और उसमें कंपटीशन भी रहेगा, दे आर कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक, मतलब थोड़ा परफेक्ट कंपटीशन टाइप और थोड़ा मोनोपोली टाइप, प्रॉपर मोनोपोली नहीं कहा जा सकता उसको, बट देयर आर एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सेलर होता है ऐसे मार्केट में, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेलर लार्ज है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्लाइटली हो सकता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लार्ज होता है, एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल थोड़ा बहुत रहता है। अब ये बेसिक बातें हैं, आपको ये 4 मार्केट के बारे में जानना पड़ेगा डिटेल्स में, विथ एनालिटिकल ग्राफ एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको क्या बोला सर, कि आपको मैं थोड़ा केस स्टडीज वे में बात करूंगा, थोड़ा लास्ट क्लास का रिवीजन करा दिया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब एक बात देखो सर, कंपनी मार्केट में क्या करने के लिए आते हैं? कंपनी हो, बिजनेस हो, दुकानदार क्या करने के लिए आते हैं? मेन पर्पस क्या है इनको आने का?
अर्निंग करना ना। हेलो, मतलब ऐसे कोई बोलेगा सर सर्विस देने के लिए आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आते हैं। यस दैट्स ट्रू। एंटरप्रेन्योरियल स्किल जो होता है ना, जिसको हम लोग एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी या एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी बोलते हैं, मतलब जो स्पेशल स्किल से जो बिजनेस बनाया जाता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही होता है। कि भाई जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में उसको फाइंड आउट करो और उसको सॉल्व करो, कस्टमर मिलेगा। यस दैट्स द अप्रोच। स्टार्टिंग अप्रोच वही होना चाहिए। स्टार्टिंग अप्रोच पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। फेसबुक से लेके गूगल तक जिसे भी देख लो सर, रिलायंस से लेके अदानी तक, अंबानी से लेके अदानी तक, जिसको भी देखना चाहते हो देख लो, सभी ने ना स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचा होगा। ऑब्वियसली मतलब बैक ऑफ द माइंड रेवेन्यू के बारे में जरूर सोचा है कि भाई इसमें पैसा कमाया जा सकता है, बट पैसे से ज्यादा अहमियत प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे दिया है। क्यों जानते हो? ज्यादातर बिजनेस हमारे देश में क्यों फेलियर होता है? कमर्शियल नॉलेज क्लास में भी बताता हूँ ये सब चीजें, बट फिर भी आपको आइडिया देता हूँ। इंडिया, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड, अगर 100 बिजनेस डेली बनता है, ऐसे 100 नहीं, ऑलमोस्ट डेली का जो कैलकुलेशन एक देखा गया था एक सर्वे में, उसमें डेली कम से कम 10 लाख के आसपास बिजनेस डेली वर्ल्ड वाइड बनता है। उसमें से हार्डली 90% बिजनेस सर्वाइव करता है, सॉरी 10% बिजनेस सर्वाइव करता है, 90% बिजनेस फेलियर हो जाता है। इंडिया में भी रेशियो ऑलमोस्ट सेम है। एंड द मेन प्रॉब्लम इज पहले ही वो पैसा सोच लेता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे ध्यान नहीं देता। सोसाइटी में क्या जरूरी है, क्या नीड है, उस पर बात नहीं करता। ज्यादातर लोगों का तो ऐसा सोच होता है कि अगर मानो कोई बगल में कैफेटेरिया बना के अच्छा कमा रहा है, तो उसे भी लगता है कि मैं भी कैफेटेरिया खोलूंगा तो मेरा भी चलेगा। ज्यादातर सोच ऐसा होता है। अगर कोई आपके घर के बगल में कपड़ा का शॉप अच्छा चला रहा है, तो आपको भी लगता है कि मैं भी कपड़ा का दुकान चलाऊंगा तो मेरा भी अच्छा चलेगा। अगर कोई ब्यूटी पार्लर खोल के अच्छा कमा रहा है, तो आपको भी लगता है कि मेरा भी ब्यूटी पार्लर अच्छा चलेगा। ये भी एक तरह का डिमांड एनालिसिस ही है। यस दैट्स ट्रू। बट सर एंटरप्रेन्योर एबिलिटी ना ऐसे नहीं होता है, तो किसी को देख के ये आपके मन में आया, ये प्रॉपर सॉल्विंग स्किल नहीं है। बट हाँ, ये भी चल सकता है। मैं यही नहीं बोलूंगा कि चलेगा नहीं। चलेगा नहीं क्यों? चल सकता है, आप उससे बेहतर दे सकते हो। बट पॉइंट इज दैट कि आपके अंदर क्या खूबी है वो भी देखना है। मतलब आपका सेल्फ स्किल्स क्या है उसमें ध्यान देना चाहिए। एंड मोर ओवर, आपको सोसाइटी में क्या क्या डिमांड है, सोसाइटी क्या डिमांड कर रहा है, आपको उसमें ध्यान देना चाहिए। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको रियल लाइफ में मोनोपोली क्रिएट करना हो, काफी कॉम्पिटिटिव बिजनेस में आना हो, हर बिजनेस में पैसा है सर। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर है तो मैं नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं होता। इसमें ही तो ज्यादातर लोग आते हैं, क्योंकि ये मार्केट ना, इस मार्केट में सरवाइव करना थोड़ा आसान है। क्यों बोलो तो? अरे कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा, ठीक है। हाँ थोड़ा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट इट्स अ वेरी इजी वे। बट इस इजी वे से भी आप परफेक्ट कंपटीशन से भी बहुत कमा सकते हो। मतलब अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हो, क्राउड आउट कर सकते हो, मतलब भीड़ से अलग हो सकते हो। मोनोपोली ऐसे बिजनेस में, ऑलिगोपोली बिजनेस में थोड़ा पैसा ज्यादा चाहिए। मतलब किसी का मन हुआ और मोबाइल बनाना चालू कर दिया, इट्स रियली थोड़ा टफ है सर, ठीक है। क्योंकि इच्छा हुआ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दिया, इच्छा हुआ तो नेटवर्क बिजनेस चालू कर दिया। पैसा का भी मैटर है, स्किल्स का भी मैटर है। यस दैट्स ट्रू, हो सकता है। बट वही डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है, स्किल्स क्या है, ठीक है। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितना दूर तक जा रहा है। बट रातों रात नहीं होता सर, समय लगता है। एंड मोनोपोली तो सबसे टफ है, क्योंकि मार्केट में आप अकेले रहोगे और कोई नहीं होगा, तब आप समझ सकते हो इट्स अ ह्यूज मैटर सर, ठीक है। और साथ में सर्वाइविंग एज वेल एज ह्यूज मार्केट डिमांड को भी फुलफिल करना है, ठीक है। अब बात ऐसा है कि ठीक है सभी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लेके तो आएगा, बट एक बात ध्यान से देखना पड़ता है कि रेवेन्यू रेवेन्यू इकोनॉमिक्स में कैसे बात करता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, रेवेन्यू। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ सर। हम लोग जब स्टॉक मार्केट पढ़ाते हैं ना, तो नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, जो लोग इंटर का पढ़ाई करते हैं, फाइनल का पढ़ाई करते हैं, आप लोग भी आ जाओगे धीरे धीरे, वहां पर ना आपको कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। एज चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, या तो रिपोर्ट बनाओगे या तो रिपोर्ट
रीड करोगे, उसका ड्राफ्टिंग करोगे, जैसे सीएस लीगल काम करता है, सीएसईएमए फाइनेंशियल रिपोर्ट बिल्ड में काम करता है, ठीक है। किसी भी कंपनी, मतलब आपको कोई भी कंपनी सामने आपके सामने आ जाएगा और आपको बोलेगा भाई कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी करो, ठीक है। इसको हम लोग अकाउंटिंग रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। और फाइनेंशियल रिपोर्ट में आप देख सकते हो ये एचडीएफसी बैंक है, तो बैंकिंग बिजनेस है। रैंडमली पिक किया सर, मैंने रैंडमली पिक किया, तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं एचडीएफसी बैंक में कुछ बता रहा हूँ, जस्ट एक मैंने दिखा आपको। अब बात ऐसा है कि सर एचडीएफसी बैंक यहाँ पर आया कैसे, मतलब एचडीएफसी बैंक का जरूरत कैसे पड़ा। आज नहीं, बहुत पुराना कहानी है एचडीएफसी का। तो एचडीएफसी का कहानी 90s से है, ठीक है, 80s 90s से है। पहले ना ये बैंक नहीं था, पहले ये हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था, मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट करने के लिए लोन देता था। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट आरबीआई को लगा कि भाई मार्केट में बैंक का डिमांड है, समझ रहे हो, लोगों को बैंकिंग सर्विस चाहिए, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एचडीएफसी अपना सप्लाई के लिए आ गया। देखो कितना आसानी से समझ में आ रहा होगा। बैंक का जरूरत हमेशा से था, लेकिन बैंकिंग बिजनेस करना सबका बस का बात नहीं है। ये एक ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला मैटर है और ह्यूज रिस्क वाला मैटर है। मतलब आप लोगों को लोन दोगे, लोन आपको रिपे करेगा कि नहीं करेगा इसका गारंटी, बहुत मुश्किल का बिजनेस है सर। बैंक कैसे चलता है, बैंक लोन देके चलता है, बैंक लोन से चलता है सर। मतलब वो आपको लोन देगा, लोन एडवांस करनी, ठीक है। किसी को 1 लाख चाहिए, किसी को 10,000 चाहिए, ठीक है, किसी को 1 लाख चाहिए, किसी को 1 करोड़ चाहिए, किसी को 1000 करोड़ भी चाहिए, सभी कोई बैंक का दरवाजा खटखटाता है। और कुछ फ्रॉडस्टर लोग पैसा मार के चले जाते हैं, कुछ लोग फेलियर हो जाते हैं, जैसे विजय माल्या। आप लोग स्कैम सुनते हो ना, जैसे 1000 करोड़ 2000 करोड़ का बात आता है, स्कैम हो जाता है, स्कैंडल्स हो जाते हैं। हाँ, जैसे विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के बिजनेस में 11,000 15,000 करोड़ मार के चला गया, कुछ मारा कुछ डूब गया, कुछ बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है। जैसे आपका आईसीआईसीआई बैंक का जो चेयरमैन थे चंदा कोचर जी, काफी रेस्पेक्ट करता था मैं उनको, क्योंकि एज ए वुमेन एक बैंक को संभालना इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले इंडिया में इस तरह से कोई बैंकिंग बिजनेस को कोई वुमेन इतना संभाला नहीं था। बट लास्ट 10-15 साल में वुमेन एम्पावरमेंट के कारण हो या टॉप लेवल मैनेजमेंट क्वालिटी के कारण चंदा कोचर, अरुंधति भट्टाचार्य, फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में एक बहुत ही एक फेमस पर्सन आए थे, जारिन दारूवाला, ठीक है, पारसी आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली। तो ऐसे कुछ फेमस वुमेन एंटरप्रेन्योर, मतलब वुमेन पावरफुल मैनेजर, ठीक है, जो पूरा बैंक का हेड बना। लेकिन चंदा कोचर जी ने स्कैंडल कर दिया। उनका हस्बैंड का वीडियोकॉन में उनका हस्बैंड का वीडियोकॉन में शेयर होल्डिंग है, बट वीडियोकॉन आप लोग जानते हो, वीडियोकॉन के बारे में सुने हो आप, वीडियोकॉन लॉस मेकिंग कंपनी हो गया है। लेकिन ऐसे बिजनेस को आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से करीब 2-2,500 करोड़ का लोन पास करा दिया, और जो डूब गया नो डाउट। और आप ऐसे कर नहीं सकते, जो एलिजिबल नहीं है आप ऐसे नहीं कर सकते, बैंक आपका नहीं है, और बैंक में पैसा भी आपका नहीं है, पब्लिक का पैसा है। सो वॉट एवर, मैं जस्ट आपको ये बताने का कोशिश किया कि डिमांड रहने से ही कोई भी नहीं आ सकता बैंकिंग बिजनेस में। रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके एक बैंकिंग बिजनेस को चलाना इतना आसान काम नहीं होता। जो मार्केट में डिमांड रहेगा, फिर उसका सप्लाई करने के लिए अलग अलग बिजनेस लेवल में अलग अलग काम होता है। जैसे मैं आपको रेलवे भी बताया, मैं आपको बैंकिंग भी बता रहा हूँ, मैं आपको कोई भी कंपनी बता सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिमांड होगा तभी सप्लाई होगा। अब सप्लाई करना है ना कोई भी चीज, कोई प्रोडक्ट हो तो उसको प्रोडक्शन किया जाएगा, कोई सर्विस हो तो उसे भी प्रोडक्शन किया जाता है। बट प्रॉब्लम है कि सर्विस का प्रोडक्शन ना उस तरह से नजर नहीं आता, और हर सर्विस का भी कॉस्ट होता है। जैसे बैंकिंग बिजनेस कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक सर्विस बिजनेस है, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, एंड उसका भी एक कॉस्ट आता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बैंकिंग बिजनेस चलेगा कैसे, बिकॉज देयर इज अ मार्केट, बिकॉज देयर इज अ मार्केट। और बैंकिंग बिजनेस कैसे मार्केट का पार्ट है, ये आप ऑलिगोपॉली में डाल सकते हो, मतलब वेरी फ्यू सेलर्स, ऑलिगोपॉली टाइप बिजनेस। अब सर कहना क्या चाहते हैं, अब देखो मैं आपको जस्ट एक संभाला, मतलब ये समझाया, पूरा इकोनॉमिक समझ गए होंगे आप लोग।
आप लोग पूरा इकोनॉमिक्स समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक्स का क्या जरूरत है, क्यों डिमांड समझना है, क्यों सप्लाई समझना है, क्यों प्रोडक्शन समझना है, क्यों कॉस्ट को अंडरस्टैंडिंग करना है, क्यों मार्केट को समझना है, और अलग अलग टाइप्स को क्यों समझना है। फोकस अभी मार्केट में ही रहेगा। बाकी चैप्टर जिनका हो चुका है वेल डन, सेलिब्रेट करो। जिनका नहीं हुआ है वो बाद में करेगा, तब सेलिब्रेशन कर लेना। लेकिन किंतु परंतु अब बात ये सर रेवेन्यू का क्या कनेक्शन। यस सर, रेवेन्यू का क्या कनेक्शन। अब मैं आपको क्या बता रहा था, कंपनी का फाइनेंशियल्स में चले, एचडीएफसी बैंक का फाइनेंशियल्स, ये मैं एक्चुअली आज मॉर्निंग में स्टॉक मार्केट क्लास में समझा रहा था, इसीलिए मुझे याद आया, चलो आपको भी दिखा देते हैं। अब एचडीएफसी बैंक करेंटली इंडिया में जितना बैंक है उसमें सबसे टॉप रेवेन्यू कलेक्शन में से है। बैंकिंग बिजनेस में टॉप रेवेन्यू कलेक्टर में से है एचडीएफसी बैंक, सबसे नंबर 1। टोटल रेवेन्यू चेक करें इसका, 1 करोड़ में काउंट करें, 1,80,709 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। ठीक है, अब रेवेन्यू से कॉस्ट को हटाया, ठीक है, सरकार को टैक्स दिया, फिर नेट इनकम। करेंटली लेटेस्ट में इस साल ऑलरेडी 41,000 करोड़ इनकम कर चुके हैं एचडीएफसी बैंक। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो होना ही चाहिए, साथ में रेवेन्यू कमाना भी पड़ेगा, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाओगे। लॉन्ग रन में चलना है तो रेवेन्यू कमाते हुए चलना है, और रेवेन्यू को कॉस्ट से कम करना है। ध्यान से बात को सुनना। जैसे मानो ये जो रेवेन्यू है, अगर मैं इस रेवेन्यू और इसके बीच में क्लिक करूं, देखो बैंकिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल तो कुछ नहीं लगेगा ना सर, इसमें रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बिजनेस में लगता है, सर्विस बिजनेस में थोड़ी लगेगा सर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पावर फ्यूल कॉस्ट भी एज सच कुछ नहीं लगता, इसमें लगता है एम्प्लॉय कॉस्ट, इसमें लगता है सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इसमें कुछ ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस भी लगता है। तो आप जितना रेवेन्यू कमाओगे वहां से अपना एक्सपेंस को हटाओगे, मतलब इसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कॉस्ट। तो रेवेन्यू से कॉस्ट जाएगा, तब जाके आपको प्रॉफिट होएगा। ईबीआई टीडीए कहते हैं। अब मैं फाइनेंशियल बात ज्यादा नहीं करूंगा, नहीं तो इकोनॉमिक्स रुट जाएगा सर। जब मौका होगा, जब आप लोग इंटर में और फाइनल में आओगे, तब मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जो लोग सीए इंटर फाइनल और स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हैं, उन्हें मुझे ऐसे भी सिखाना पड़ता है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, फिर वहां से सरकार को पहले इंटरेस्ट जाता है, फिर सरकार को टैक्स जाता है, उसके बाद पीबीटी मिलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, उसके बाद कंपनी को नेट इनकम मिलता है, फिर वहां से अर्निंग पर शेयर मिलता है, फिर वहां से डिविडेंड पर शेयर मिलता है। ठीक है, फिर वहां से पे आउट रेशियो कैलकुलेट होता है। अब इतना डिटेल्स में नहीं चलते, सिर्फ वो फाइनेंशियल एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि सर रेवेन्यू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आई होप इतना समझ गया आप लोग। अब एचडीएफसी बैंक एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव तो ये है नहीं, एक ऑलिगोपोली मार्केट में है, जहां पर इनका कॉम्पिटिटर कितना है सर। अगर मैं प्राइवेट लेवल में बात करूं तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में इनका कॉम्पिटिटर कौन कौन है। सरकारी को भी साथ लेंगे, लेकिन सरकारी इनका मेन कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि सरकारी बैंक का बिजनेस मॉडल और प्राइवेट बैंक का बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग होता है। समझ रहे हो ना, क्योंकि सरकारी बैंक को ना सरकार का जो योजना होता है ना, उससे भी फुलफिल करना होता है, मतलब सब्सिडाइज स्कीम चलाना। क्योंकि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका अप्रोच और एचडीएफसी बैंक जैसे प्राइवेट बैंक का अप्रोच अलग है। तो हम कभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एचडीएफसी बैंक का कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसका पीयर कौन है एचडीएफसी बैंक के, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, दे आर दी मेन। और भी जुड़ेगा इसमें आईडीएफसी, मतलब करंटली और भी आ रहा है, पर वो लोग काफी पीछे है और उनका थोड़ा अप्रोच और अलग है, वो स्मॉल लेवल में है अभी भी। लेकिन बड़े लेवल में एचडीएफसी के साथ अगर कंपेयर करना है तो आईसीआईसीआई करो, कोटक महिंद्रा करो और एक्सिस बैंक, तो इनको भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। अब क्यों मैंने आपको ये बताया, देखो सर मार्केट है, कंपटीशन है, तभी तो मार्केट बना। अब ये प्राइवेट बैंक का मार्केट है सर, मैंने कुछ रैंडमली आपको मार्केट समझाने के लिए उठाया। आप मुझे यहाँ से कोई भी कंपनी पूछो कि मैं आपको किसी भी कंपनी में मार्केट समझा दूंगा, मतलब इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन मैं आपको गाइड कर दूंगा किसी भी बैंक, क्योंकि ये अल्टीमेट अप्रोच है मार्केट को समझने का। किताबी बात पढ़ पढ़ के दिमाग में घुसा भर जाएगा सर, तो उस किताबी बात तो पढ़ना है, बट उसका अप्रोच को थोड़ा सा मैंने काम किया। अब चलो, अब और मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा, अब किताब में आ जाएंगे सर। आई होप कि
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर? हेलो, तो मार्केट भी समझ में आ रहा है और रेवेन्यू का जरूरत भी समझ में आया? प्लीज इतना मुझे बताइएगा सर, तभी मैं आगे चलूँ। बोलो। सर कनेक्टेड हो कम से कम माना तो बोलो। हाँ जी सर। थैंक यू। Yes, sir. ठीक है सर। अब चलो रेवेन्यू फटाफट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू मतलब थोड़ा सा ना इकोनॉमिक्स वाइज बात होगा, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल बात भी हो जाएगा, मैथमेटिक इन द सेंस एप्लीकेटिव मैथ्स, ठीक है। जैसे टोटल रेवेन्यू, अब व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? इफ ए फार्म सेल्स 100 यूनिट्स ऑफ 10 each, अब भूल जाओ बाकी प्रैक्टिकल बातें भूल जाओ, बाद में बैठे बैठे प्रैक्टिकल कनेक्शन बनाना। अब किताबी बात पे थोड़ा ध्यान दो। इफ ए फार्म सेल्स 100 यूनिट्स ऑफ 10 each, what is the amount which it realizes? Obviously 100 units into 10 मतलब 1000, so which is nothing but the total revenue for the firm. Thus we may state that the total revenue or the total expenditure incurred by the purchaser of the firm, but incurred by the purchaser of the farm product refers to the amount of money which a farm realizes. मतलब जो फार्म का प्रोडक्ट परचेस करेगा उससे फार्म को जो रियलाइज होगा, ठीक है, फार्म को जो रियलाइज होगा, दैट इज द रेवेन्यू ऑफ दैट फार्म, है ना। तो सेलिंग सर्टेन यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी या सर्विसेज सिंबॉलिकली टोटल रेवेन्यू टू बी एक्सप्रेस है, मतलब सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, PR इक्वल्स टू P into Q, PR इक्वल्स टू P into Q, ठीक है। तो वेरी सिंपल। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट वे में समझाने का कोशिश करूँ। शॉर्टकट वे मतलब क्या, अंडरस्टैंड नहीं करना है, नहीं सर सारा समझना है, बट थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू से। नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। इसमें रेवेन्यू का सब मेन पॉइंट्स को ना थोड़ा शॉर्टकट में बताया गया है, चलो कुछ नहीं। What is revenue? The revenue of a firm is this, it sales, receipts or incomes. अब जो भी वो कमाएगा अपने परचेज, जो भी उसका प्रोडक्ट परचेज करेगा उससे उसको जो मिलेगा, दैट इज उसका रेवेन्यू। व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? द टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच ए फर्म रियलाइज्ड बाय सेलिंग सर्टेन यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। अगर टोटल रेवेन्यू P into Q है, अगर टोटल रेवेन्यू P into Q है, फॉर एग्जांपल 5 into 10 यूनिट्स तो 50 है, मतलब आपने 5% करके 10 यूनिट बेचा अपनी दुकान का जो भी चीजें हैं, 10 पैकेट केक बेच दिया, 10 पैकेट बिस्किट्स बेच दिया, तो आपने रेवेन्यू कमा लिया 50। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बच्चा भी बता सकता है ना, कि टोटल रेवेन्यू मींस प्राइस इनटू क्वांटिटी। हाँ सर, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? कुछ नहीं है, सिंपल डे टू डे लाइफ मैथ्स है। अब सर ये तो हो गया टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। अब मुझे आपको समझाना है मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। मैं थोड़ा शॉर्टकट अपना रहा हूँ, इस मेन नोट्स में इसी चीज को थोड़ा सा इलेबोरेटिव वे में बोला गया है। एक ही चीज है सर, ठीक है। आप थोड़ा पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा पढ़ पढ़ के करो, अगर आप उसको समझाने का काम, तो मैं ऐसे ही इतना बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ ही रहा है। मैं दोनों शेयर करती हूँ। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है सर? मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। अब देखो, जो लोग इससे पहले डिमांड कर चुके हो, कॉस्ट कर चुके हो या प्रोडक्शन कर चुके हो, तुमको एक चीज पता होगा, जब हम लोग डिमांड पढ़े थे ना सर, जो नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ेगा ना, तो उसको कनेक्शन हो जाएगा। डिमांड में भी कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि वहां पर ना टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, एवरेज यूटिलिटी, ऐसे पढ़ाया जाता है। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? मतलब जरूरत, तभी तो जरूरत होता है, तभी डिमांड होता है। तो वहां पर टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। जब उस यूटिलिटी के बेसिस में जो प्रोडक्शन किया जाता है ना, तो वहां पर भी टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट काम करता है। सिमिलरली जब कॉस्टिंग पढ़ते हैं, मतलब थ्योरी ऑफ कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट, टोटल मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इसमें और भी चीजें हैं कॉस्टिंग के अंदर, तो और भी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, इस तरह से काफी सारा पॉइंट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ऑलरेडी जो लोग रिसेंटली कॉस्टिंग पढ़ लिया
उनको तो कनेक्शन हो ही जा रहा है। सिमिलरली ठीक जैसे डिमांड में भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, प्रोडक्शन में भी होता है, कॉस्ट में भी होता है, मार्केट में रेवेन्यू के अंदर भी सेम अप्रोच देखा जाता है। मतलब ये सिमिलर टाइप ऑफ ए कॉन्सेप्ट, सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। अब व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू एज पर इकोनॉमिक्स, एज पर सिंपल मैथ्स, एज पर बेसिक कॉन्सेप्ट? Marginal revenue is change in total revenue divided by change in quantity sold. सर ये क्या बात हुआ? Change in total revenue divided by change in quantity sold. Yes sir, the very simple concept. मतलब किसी भी बिजनेस में एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल होने के बाद उसका रेवेन्यू में जो चेंजेस आता है उसे ही मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मतलब मानो कि पहले आपने किसी प्रोडक्ट का, जैसे एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट का दाम है 10 टका, उसका क्वांटिटी है 50 यूनिट्स, प्राइस है 10 रुपीज, क्वांटिटी है 50 यूनिट्स। अब प्राइस हो गया 15 करके, ध्यान से सुनना सर, प्राइस हो गया 15 करके, क्वांटिटी हो गया 52 यूनिट्स। प्राइस बढ़ के 15 टका हो गया, 10 टका का चीज 15 हो गया, और पहले 50 यूनिट बेचते थे, आप 52 यूनिट्स बेचते, 52 यूनिट्स बेचते। तो क्वेश्चन इज दैट मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा सवाल होता है। वेरी सिंपल अप्रोच। क्या करना है सर? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देखो तो इजीली बन जाएगा। बस ये फॉर्मूला फॉलो करो, डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू। अब डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या दिखेगा? ध्यान से देखना सर। टोटल रेवेन्यू को हम पी इंटू क्यू बोल सकते हैं सर? बोलो, टोटल रेवेन्यू को पी इंटू क्यू बोल सकते हैं? ये सर नो? यस सर। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो डेल्टा क्यू से। अब सिमिलरली आप इसमें पुट कर दो डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्वांटिटी सोल्ड, सेम हो गया ना? अब बस आप इसमें मैथमेटिक्स जो है पुट करो, मतलब पी इंटू क्यू मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब इसका चेंज ढूंढना है आपको। डेल्टा क्या रेफर करता है? डेल्टा इक्वल्स टू चेंज। सर डेल्टा जो है ना, ये एक्चुअली एक ग्रीक सिंबल है। अरे ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे बाबू, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, नाम सुना है आप लोगों ने? साइन भी पहचानते होंगे आप। एक्चुअली ये डेल्टा की जगह किसी किसी जगह में आपको डी भी नजर आएगा। डी रिप्रेजेंट डेरिवेटिव। जो लोग साइंस पढ़ा है या मैथ्स पढ़ा है उनको जरूर पता होगा सर डेरिवेटिव क्या होता है। अब सर हम लोग ना इकोनॉमिक्स में डेरिवेटिव के डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, हम लोग बस डेरिवेटिव का यूज इकोनॉमिक्स में होता है इसमें थोड़ा चर्चा करेंगे। तो डी वाई डी एक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप लोग मैथ्स में मैम के पास अगर होगा तो सीख लीजिएगा। अगर इजी लगता है तो ठीक है, टफ लगता है तो अलग बात, बट उतना जरूरी नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि आप लोग को डिवाइड डी सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके लिए साइंस वाले बच्चे लोग होते हैं, ठीक है, जो डिवाइड डी सॉल्व करता है। हमारा कॉमर्स में काम होता है एप्लीकेशन, मैथ्स का एप्लीकेशन एरिया चाहिए होता है, ठीक है, हमें मैथ्स का इन्वेंशन नहीं चाहिए होता, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस बताने के लिए बोला, ये डेल्टा का कॉन्सेप्ट डी से आया है। किसी किसी जगह में, किसी किताब में आपको डेल्टा की जगह डी भी नजर आएगा, ठीक है, डी टी आर बाई डी क्यू एस ऐसा भी नजर आएगा। डी फॉर डेरिवेटिव, डी फॉर डेरिवेटिव और डेरिवेटिव जो भी बोलो आप। अब ठीक है, छोड़ो, उसमें इतना कहानी सुनोगे पागल हो जाओगे। तो ग्रीक सिंबल डेल्टा मतलब चेंज होता है, ठीक है, ये हर जगह में चेंज होता है। मतलब कहीं पर भी डेल्टा नजर आए, जो पहले था उससे कितना बदला है। तो बदल मतलब क्या? न्यू डिराइवेशन, न्यू डिराइवेशन, तो डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहले जो था पास्ट कंडीशन से प्रेजेंट कंडीशन या प्रेजेंट कंडीशन से फ्यूचर कंडीशन, क्या चेंज हुआ है? तो पहले हम 15 क्वांटिटी, सॉरी अभी हम 15 टका करके 52 यूनिट्स बेच रहे हैं, और आगे हम 10 टका करके 50 क्वांटिटी बेचते थे। और क्वांटिटी पहले मेरा
52 होता था, सॉरी पहले मेरा 50 होता था, अभी 52 है, तो 52 माइनस 50। तो प्लीज हिसाब लगाओ, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, मैं पुट करता हूँ 780 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 2, 280 बाई 2, तो आंसर इज 140। बोलो सर। सर कैलकुलेशन तो छोटा बच्चा जान समझ के सब कोई कर लेगा, है ना, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। बोलो सर, मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेशन समझ में आया कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू है 140। इसका क्या मतलब कि एक यूनिट, ध्यान से सुनना, चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल के कारण आपका रेवेन्यू में कितना परिवर्तन आया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। बोलो सर, अगर आपको ये समझ में आया तो मैं आपको और भी बातें करूंगा। अरे किसी का आवाज हाँ नहीं आ रहा सर, है, एकदम क्लियर है। सबको समझ में आया सर? आई एम आस्किंग एवरीबॉडी। बोलो सर, बाकी लोगों का आवाज नहीं आ रहा है। Yes, sir. अब इसी मुद्दे पे एक टेबल सॉल्व कर लेते हैं, चलो मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू में ये एक टेबल है, ठीक है। अब अगर आप टेबल को ध्यान से देखें, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू तीनों, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कैसे मिलता है सर? एवरेज रेवेन्यू कैसे मिलेगा? तो वेरी सिंपल, एवरेज रेवेन्यू मतलब जो टोटल रेवेन्यू आपका मिलता है उसको आप नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, जितना क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो तो आपको एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा सर, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, एक वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू, फॉर्मूला है टीआर बाई क्यू, और टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है पी इंटू क्यू। तो पी इंटू क्यू से क्यू को डिवाइड कर दोगे तो ये क्यू कट जाएगा, तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस होता है। मतलब आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है ना, वही आपका एवरेज रेवेन्यू भी होता है। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वही आपका एवरेज रेवेन्यू कलेक्शन भी होता है। धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। मतलब आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के टाइम पे जो प्राइस मेंटेन करते हो, आखिर में वही आपका एवरेज रेवेन्यू कलेक्शन होता है, तो वो आपको फॉर्मूला वाइज भी दिख जाएगा। अब अगर आप इस टेबल को देखोगे जहां पर पूरा डिटेल्स में टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू सोल्यूशन दिया हुआ है, ये टेबल से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको कोई भी दो अमाउंट यूनिट, दो कॉलम का डेटा चाहिए, से फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बेचो सर, कोई भी प्रोडक्ट, मोबाइल बेचना चाहते हो मोबाइल बेचो, कैलकुलेटर बेचना चाहते हैं कैलकुलेटर बेचो, मैगी बेचना चाहते हैं, नूडल्स बेचना चाहते हैं, जो बेचना है, वट एवर यू वांट टू सेल, द सेल करो। अब जो भी सेल करोगे यूनिट के हिसाब से सेल कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, 4 5 6, इस तरह से। एक यूनिट बेच के रेवेन्यू आता है 10 टका, दो यूनिट बेच के 18 टका, तीन यूनिट में 24 टका, ठीक है। इस तरह से आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन सर ये टोटल रेवेन्यू ऐसे नहीं बढ़ रहा है, एक्चुअली एक एक यूनिट आपका सेल हो रहा है ना, तभी जाके आपका रेवेन्यू में चेंज हो रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या सिखाया अभी आपको? बोलो, अभी सिखाया मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला, डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू। Delta Q. थैंक यू सर। अब रेवेन्यू में चेंज, टोटल रेवेन्यू में चेंज ड्यू टू यूनिट में चेंज। अब अगर बिजनेस में एक यूनिट सेल बढ़ रहा है, एक से दो का चेंज कितने का? एक का चेंज, है ना। और 10 से 18 का चेंज कितना चेंज? 8 पॉइंट का चेंज, है ना। सो 10 से जो 18 हुआ आपका रेवेन्यू, ठीक है, और आपका सेल एक यूनिट से दो यूनिट हुआ, सो आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी आर मतलब 8 और डेल्टा क्यू मतलब 1, सो 8 बाई 1 8। 18 से 24 का चेंज कितना? 6 का चेंज, और 2 से 3 का चेंज कितना? 1 का चेंज, सो 6 बाई 1 इक्वल्स टू 6।
सेम वे में आप एक एक कर सकते हो। और एक चीज भी आप कर सकते हो, मार्जिनल रेवेन्यू को, मतलब अगर आप, ये मार्जिनल क्या हो गया फिर, मतलब एक यूनिट सेल करके एक्स्ट्रा कितना कमाई हो रहा है, सिंपल बात है सर। दुकानदार हमेशा यही सोचता है ना, देखो सर दुकानदार को ना एकदम स्टार्टिंग में ही ना टोटल रेवेन्यू नहीं हो जाता है, वो एक ही बार में 18 टका नहीं कमा लेता, एक एक करके ही करता है। ऐसे एक कहावत होता है हिंदी में या बंगाली में, कहता है सर, बूंद बूंद से सागर बनता है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। या बंगाली में इसको थोड़ा सागर नहीं बोलते, इन बंगाली बागधारा या मुहावरा जो है उसमें कहा जाता है, बिंदु बिंदु ते सिंधु, बिंदु बिंदु ते सिंधु। आई डोंट नो आप लोग जानते हैं कि नहीं, बट मैं तो कह देता हूँ सर, बूंद बूंद से सागर या बिंदु बिंदु में सिंधु। ठीक है, सिंधु मतलब सिंध रिवर, जो लद्दाख में है और बाकी पाकिस्तान में चला गया, जिसके लिए हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान पड़ा सिंध के कारण। अलग बात छोड़ो, लेकिन बात को समझो सर, कि बूंद बूंद, बिंदु बिंदु से सिंधु या बूंद बूंद से सागर। ठीक है, अब बिजनेस भी इसी तरह से बनता है सर। मार्जिनल रेवेन्यू ना बिजनेस का वो बूम है जिसके लिए हर एक बिजनेस तरसता है। क्या हो, बरसों बरसों रे मेघा मेघा, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, एक एक जोड़ के ही बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ता है। एक यूनिट सेल करके मार्जिनल रेवेन्यू 10 टका, 2 यूनिट बेचा तो रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ यूनिट बेचा जाता है ना, उसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट काम करता है। इसको, इसका डिस्कशन मैं कहाँ किया जानते हो, ये डिमांड में किया होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोल के कॉन्सेप्ट आता है, लॉ ऑफ डीएमयू बोलते हैं, मैं बाद में करवाऊंगा जो लोग अभी नहीं किया। क्या होता है कि आप एक यूनिट बेच के, ये एक मार्केट प्रैक्टिस है सर, आप देखिएगा, आप किसी से, किसी दुकानदार से एक प्रोडक्ट मांगोगे वो आपको कभी छूट देगा नहीं देगा, ठीक है, जो दाम है वही देगा। लेकिन आप उससे 2 मांग के देखो तो दाम थोड़ा कम कर देगा, 3 मांग के देखो और थोड़ा कम कर देगा, 4 मांगो और थोड़ा कम करेगा, 5 मांगो और थोड़ा कम कर देगा, लेकिन 6 मांगो तो और कम नहीं करेगा। क्यों जानते हो, इसके बाद उसको पुसाएगा नहीं उसको, मतलब एक सर्टेन अमाउंट तक वो अपना दाम को कम कर सकता है, जैसे होलसेलर करता है ना, उसी तरह का अप्रोच यहाँ पर भी यूज होता है। ठीक है, तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ यूनिट बढ़ने से पर यूनिट में रेवेन्यू को कम किया जाता है। ठीक है, ताकि वो बल्क में सेल होता है ना, तो उसका मतलब उसका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाता है, मतलब उसका अल्टीमेटली बिजनेस बढ़ जाता है, सस्ते में कमा लेता है। ठीक है, अब बात को समझे, वो सस्ते में बहुत ज्यादा कमाता है। ये रिटेल और होलसेल का कॉन्सेप्ट है, रिटेल और होलसेल का, रिटेल वाले सस्ता नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि रिटेल में एक दो यूनिट ही बिकता है, ज्यादा सस्ता वो नहीं कर पाता। इसलिए दुकानदार बोलते हैं कि 5 kg का दाम और 1 kg का दाम एक नहीं होता, 5 kg का दाम और 50 kg का दाम एक नहीं होता। आप मार्केट से 1 kg आलू लेते हो 40 टका केजी में, 5 kg आलू लेने जाओगे तो दुकानदार आपको 38 करके दे देगा पर केजी। 50 kg आप लेने जाओगे तो मे भी आपको 32 टका 30 टका पे पर केजी मिल सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, ये डिपेंड करता है आप कैसे मार्केट में हो उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन आई होप कि आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा सर। और एवरेज रेवेन्यू तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, 10/1 10, 18/2 9, 24/3 8, 28/4 7, इसी तरह से। बोलो सर, आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? ये टेबल क्लियर है ना? बोलो, ये माइनस कैसे हुआ समझ में आया? कैलकुलेट करो, समझ में आ जाएगा। ये देखो सर, टोटल रेवेन्यू 30 के बाद 28 हो गया, उसके बाद 24 हो गया, उसके बाद 18 हो गया, उसके बाद 10 हो गया। क्यों जानते हो? एक सर्टेन टाइम के बाद कोई भी बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट का दाम कम नहीं करना चाहता। अगर करने जाएगा ना, अगर करने जाएगा तो वो लॉस का मुंह देखेगा। ठीक है, और ये उसमें जब भी उसका लॉस होता है, बिजनेस में लॉस कब होता है?
बिजनेस ना थोड़ा ग्रीडी होता है सर, बिजनेसमैन का एक अप्रोच होता है तो वो थोड़ा ग्रीडी होता है, मतलब कभी कभी ज्यादा ग्रीडी हो जाता है। उसे लगता है कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा लॉस में भी माल दे देते हैं कस्टमर को खुशी करने के लिए, ताकि और कस्टमर मेरे पास आए। लेकिन ऐसा करते करते हो सकता है कि आपका मार्केट प्रॉब्लम में आ गया और आप मार्जिनल रेवेन्यू को और डिटोरिएट करते करते जब माइनस पे लेके आ जाओगे ना, मतलब अगर आप और यूनिट सेल तो करोगे, आपका रेवेन्यू बढ़ने की जगह रेवेन्यू कम होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा सस्ता में करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आप ज्यादा सस्ता करने की कोशिश कर रहे थे। अब ज्यादा सस्ता में जैसे बड़े बड़े बिजनेस इसीलिए तो डाउन जा चला गया सर। किंगफिशर एयरलाइंस बड़ा बिजनेस का बात कर रहा हूँ, बिजनेस क्लास का फैसिलिटी इकोनॉमी क्लास में देता था, खर्चा ज्यादा रेवेन्यू कम, धीरे धीरे रेवेन्यू कमना चालू हो गया और फिर लास्ट में बिजनेस ही बंद हो गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होना अच्छा बात नहीं है। जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाए ना, बिजनेसमैन को ना थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बिजनेस में सुधार लाना है, कुछ तो गड़बड़ है कि बिजनेस अगर ज्यादा देर तक मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में चला जाता है तो ये बिजनेस के लिए ऑलवेज एक डेंजर जोन है। फिर आगे आगे समझाता हूँ, लेकिन आई होप कि आपको अभी फिलहाल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू का कैलकुलेशन और मार्जिनल रेवेन्यू का डेफिनेशन क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, ये सब समझ में आ गया। अगर आ गया हो तो प्लीज बताइएगा सर। हेलो। हाँ सर। अब सर धीरे धीरे थोड़ा और एडवांस लेवल में जाएंगे। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में रिलेशनशिप क्या है? सर मैंने आपको शुरू में ही एकदम स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? मार्केट में डिमांड का जो बढ़ना और घटना, ये जो सिनारियो हमें देखने को मिलता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या शेयर, हर चीज में इलास्टिसिटी होता है। जिसका इलास्टिसिटी जितना ज्यादा, आप इतना समझो कि उस बिजनेस में प्रॉफिट करने का चांसेस भी ज्यादा और बिजनेस अच्छा होता है। मतलब डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोडक्ट है, बट इलास्टिसिटी बिजनेस में होना अच्छा होता है, इतना समझो। ठीक है, अगर ज्यादा इलास्टिक है तो ज्यादा अच्छा, बट सबसे अच्छा होता है मॉडरेट इलास्टिक। जो लोग डिमांड का क्लास कर चुके हो उन्हें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नॉलेज ऑलरेडी है। जो नहीं किया उसे मैं डिमांड का और स्पेशली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक एक बार देखने के लिए बोलूंगा अभी। वापस मैं जब लाइव करवाऊंगा तब और एक बार देख लेना, और जो जिनको हो चुका है वो प्लीज एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, एक बार रिवाइज करो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इन सिंपल मैंने लास्ट वीक भी डेफिनेशन बताया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन ऐसा होता है सर कि प्राइस के चेंज के कारण, इसका फॉर्मूला ऐसा है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। चेंज इन डिमांड, ध्यान से सुनना बात को, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। मतलब किसी प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज के कारण उसके डिमांड में जितना प्रतिशत परिवर्तन आता है, जितना प्रतिशत मतलब परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट। If the price of a product decreases by 10%, say for example आईफोन का दाम, जो दाम चल रहा है, अगर आईफोन का प्राइस स्टॉक मार्केट में भी होता है, अगर एचडीएफसी का शेयर का दाम 1500 की जगह कल 1400 में वापस आ जाए ना, इसका डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब अभी जितना लोग खरीदे उससे ज्यादा लोग खरीदेगा, चांसेस है। डिपेंड करता है, हर शेयर के केस में नहीं, डिपेंड ऑन द बिजनेस टू बिजनेस क्वालिटी ऑफ शेयर के ऊपर। जैसे मानो कि आईफोन, आईफोन का क्वालिटी के बारे में कोई संदेह नहीं करता। अगर कल आईफोन, अभी लेटेस्ट में कौन सा मॉडल चल रहा है सर? आईफोन 12। हाँ सर, क्या प्राइस है आईफोन 12 वगैरह का? ये 55,000। आई थिंक इससे भी बेटर मॉडल आ चुका है, कुछ प्रो, प्रो मैक्स क्या सब बोलता है।
मैं यूज नहीं करता, बट मैं जस्ट आपको आप लोगों को पता होगा, आई थिंक किसी के पास हो भी सकता है। सर जस्ट आप मुझे बताओ, कल अगर यही मॉडल 55,990 की जगह 50,990 में बिकना चालू हो जाए, इसका डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो सर। बढ़ जाएगा सर। नो डाउट बढ़ जाएगा, है ना? तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, यही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड divided by change in price. QD means quantity of demand and P for price. प्राइस के परिवर्तन के कारण डिमांड में जितना परिवर्तन होता है उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। कल अगर 55,000 की जगह ये 65,000 हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? तो जितना लोग लेने के लिए सोच रहा था 55,000 में, वो भी नहीं लेगा। यस और नो? यस ना? हाँ सर, मतलब दाम कम होने के ऊपर भी डिमांड हो सकता है, डिमांड चेंज हो सकता है, दाम बढ़ने के कारण भी, दाम गिरने के कारण भी। चाहे प्राइस इंक्रीज हो जाए, चाहे प्राइस डिक्रीज हो जाए, फॉर बोथ रीजन डिमांड कैन चेंज। So this is exactly as per definition elasticity of demand. Now आप देखो, जो लोग डिमांड का क्लास नहीं किए उनको मैं इलास्टिसिटी एक बार याद दिला दिया या रिवाइज करा दिया। नाउ द बिग क्वेश्चन, सर मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू, इसके साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या कनेक्शन? अरे बहुत जोर का कनेक्शन, बहुत जोर का कनेक्शन। रिलेशनशिप अमंग एमआर, एआर, टीआर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर इसके लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है? मतलब रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए जो मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है। अब इसका मैथ्स में नहीं जाना है, एप्लीकेशन में बात करना है। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला आता है, एवरेज रेवेन्यू इनटू E-1 डिवाइडेड बाई ई, जहां ई का मतलब होता है इलास्टिसिटी, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी। ऐसे नॉट जस्ट इलास्टिसिटी का भी टाइप्स है, प्राइस होता है, इनकम होता है, क्रॉस होता है, ठीक है? तो बाद में बताएंगे, या फिर रिवाइज करिएगा एक बार। तो इलास्टिसिटी में जो सबसे पॉपुलर इलास्टिसिटी है वो है प्राइस इलास्टिसिटी। तब कोई बोलेगा सर क्या प्रोडक्ट का डिमांड दूसरे कारण से भी चेंज होता है? यस, मानो कि आपका इनकम बढ़ गया है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में, है ना, कि आईफोन लेना है तो लेना है, चाहे दाम 55,000 हो या 60,000, फर्क नहीं पड़ता। ये सर नो, ऐसा भी कस्टमर है ना जिनके पास पैसा है या जिसका इनकम बढ़ रहा है। मानो पहले आपका इनकम 1 लाख था, अभी आपका इनकम 2 लाख हो गया, तो चाहे प्रोडक्ट का दाम बढ़ भी जाए, क्या फर्क पड़ता है, तो भी आप खरीद लोगे। जो नॉर्मल डिमांड के रूल्स के अगेंस्ट में है। डिमांड का रूल कहता है कि दाम बढ़े तो डिमांड कम हो जाए, दाम कमे तो डिमांड बढ़ जाए। whenever there is increase in prices, whenever there is a increase in prices, the quantity demand is increase, sorry मैं गलत बोल दिया, quantity, हाँ, when there is a decrease in price demand will increase, when there is a increase in price demand will decrease, while other thing remaining constant। अब अदर थिंग्स में क्या होता है, एक बंदा का इनकम, बंदे का टेस्ट प्रेफरेंस, बंदा का कोई अदर फैक्टर्स, कोई सरकारी रूल्स रेगुलेशंस। इसको मैं शॉर्ट में जब डिमांड पढ़ाऊंगा तब आपको और बताऊंगा कि फंक्शंस ऑफ पी, पी आर, वाई, टी, ई, वो इस तरह से बताया जाता है सर। मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी चीज को कांस्टेंट रख के, जब सिर्फ प्राइस परिवर्तन के कारण डिमांड परिवर्तन होता है उसको डिमांड कहते हैं, ठीक है? लेकिन डिमांड कहता है कि दाम कमे तो डिमांड बढ़े, दाम बढ़े तो डिमांड कमे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दाम बढ़ने गिरने से फर्क नहीं पड़ता, वो जाके खरीद के लेके आता है, या तो उसका इनकम बढ़ गया हो, है ना, कि भाई आईफोन लेना बोला था, लेने का लेना है, दाम 5,000 ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा भी कस्टमर मिलता है सर, है ना? तो इकोनॉमिक्स ना वैराइटीज वे में बात करता है। इकोनॉमिक्स का कोई सर्टेन रूल नहीं है, इकोनॉमिक्स कभी भी एग्जैक्ट बात नहीं करता।
इकोनॉमिक्स ऑलवेज ट्रेंड पे बात करता है, याद रखिएगा। हाँ, इकोनॉमिक्स इज नॉट एग्जैक्टनेस, इट्स अ ट्रेंड। ठीक है, याद रखिएगा सर। सो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अगर हम फॉलो करें तो मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप पहले एस्टेब्लिश करना है, फिर मैं उसको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। देखो पहले थोड़ा मैथमेटिकली देखो। ये कहता है कि इलास्टिसिटी अगर किसी प्रोडक्ट का 1 है, अब इलास्टिसिटी को भी ना 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 ऐसे समझा जाता है। ऐसे समझा जाता है कि किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी अगर 1 है, इसका मतलब ये ना एक स्टैंडर्ड इलास्टिक प्रोडक्ट है। इसको ना यूनिट इलास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसको? यूनिट इलास्टिक। अगर कोई प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि इसका इलास्टिसिटी थोड़ा ज्यादा है, मतलब इसको मोर देन इलास्टिक कहते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी 1 से कम है, अब ये इलास्टिसिटी कैलकुलेशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सिखाया, प्लीज एक बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिवाइज करें या फिर प्लीज एक बार देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो बात मैं कर रहा हूँ कि ये इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 क्या चल रहा है। सो इक्वल्स 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 एक बार रेफर करें, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी 1 से कम है मतलब ये लेस देन इलास्टिक प्रोडक्ट है। लेस देन इलास्टिक मतलब लेस देन इलास्टिक मतलब आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट में ज्यादा बढ़ा कमा नहीं चलता है। कुछ इलास्टिसिटी 0 भी होता है, ना तो बढ़ता है ना तो गिरता है, E इक्वल्स टू 0 ऐसा भी दिखेगा। और एक भी होता है इलास्टिसिटी इनफाइनाइट लेवल पे भी जा सकता है और इलास्टिसिटी 0 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, सो बाकी डिस्कशन आप इलास्टिसिटी का चैप्टर पढ़ोगे आपको वापस से याद आ जाएगा सर, लेकिन अभी यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं। अब अगर मैं एमआर के इस इक्वेशन में मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू ई माइनस 1 बाई ई, जहां ई का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी और ई इक्वल्स टू अगर 1 है तो जस्ट पुट करें ना, इफ ई इक्वल्स टू 1 देन एमआर क्या बनेगा, ध्यान से देखना सर। जब इलास्टिसिटी 1 है किसी प्रोडक्ट का तो आप यहाँ पर ई की जगह क्या पुट करोगे, 1 पुट करो। तो एमआर इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस 1 बाई ई, ये है फॉर्मूला। अब इसमें एम आर इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू की जगह कुछ नहीं करना है और ई की जगह 1 पुट करना है, -1 और 1 करना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 1 मतलब 0 है ना। सो ए आर इंटू 0 मतलब 0, 0 से जो टकराए वो 0 हो जाए, याद है ना, ये सब बचपन में सिखाया जाता है। जो शून्य से टकराएगा वो शून्य हो जाएगा। हाँ सर, 0 से टकराए तो 0, 0 से टकरा के कोई कुछ नहीं बनता। स्पेस से टकराओगे तो क्या होगा, शून्य मतलब स्पेस है ना, शून्य मतलब क्या, स्पेस। स्पेस से जो टकराता है तो शून्य हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट मैथ्स, ये 0 वहीं से आया है, 0 मीन्स शून्य। So if E equals to 1 then MR equals to 0। अगर इलास्टिसिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट 1 है तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू 0 है। चलिए एज पर फॉर्मूला आ रहा है, आगे आगे मैं आपको ग्राफिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों बताऊंगा। अगर किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा मतलब थोड़ा इलास्टिसिटी है उसमें, मतलब दाम का बढ़ना गिरना थोड़ा ज्यादा चलता है, थोड़ा इलास्टिक ज्यादा है 1 से थोड़ा ज्यादा। तो अगर किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी, अगर किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी, ध्यान से सुनना बात को, 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा क्या हो सकता है, 2 ले लेते हैं सिंपल। तो मैं यहाँ पर ई की जगह 2 पुट करूंगा, 2 माइनस 1 बाई 2 क्या बनेगा बोलो, सर 2 माइनस 1 बाई 2 क्या बन रहा है, हाफ, एयर इंटू हाफ। सर एयर इंटू हाफ बन रहा है कि नहीं, बोलो। अरे बोलो ना। जी सर। तो एयर इंटू हाफ मीन्स 0.5। सो एमआर कितना बन गया, एयर इंटू 0.5 मतलब जो भी वैल्यू हो एयर का वो 0.5 के साथ इंटू होके पॉजिटिव वैल्यू आएगा।
एवरेज रेवेन्यू जो भी आएगा उसके साथ ये वैल्यू इंक्लूड होके वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। सो अगर किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो मतलब समझो कि मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस पॉजिटिव रहेगा। और अगर किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी 1 से कम है मतलब लेस देन 1 है, इनइलास्टिक है। लेस देन 1 मतलब इनइलास्टिक है, मार्केट में उतना डिमांड में चेंजेस नहीं है, बहुत ज्यादा डिमांड भी नहीं हो रहा है, डिमांड गिर भी नहीं रहा है, मतलब इट्स नॉट नॉट एट पार, उसका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है। सर ये जो आपने समझाया इसका क्या प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है? सर मैंने आपको अभी एक टेबल पढ़ाया, क्या आप ये टेबल को फिर से देखो। मैंने आपको यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू के साथ मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप बताने का थोड़ा कोशिश किया। पहले मैं इसको मैथमेटिकली पुट किया और उसके लिए एक फॉर्मूला का सहारा लिया गया। नाउ क्वेश्चन इज दैट इसमें एम आर ए आर टी आर, अब देखो टी आर से ही तो बाकी चीजें आया है, मतलब एम आर के बिना टी आर नहीं, मतलब मार्जिनल के बिना टोटल रेवेन्यू कहां से बनेगा सर? आपको पता है ना, बूंद बूंद से सागर, 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0 - 2, सारा टोटल रेवेन्यू का कैलकुलेशन इसी से आया है। तो बिना मार्जिनल का टोटल नहीं और टोटल के बिना एवरेज नहीं, क्योंकि टोटल से यूनिट डिवाइड करो तो आपको एवरेज मिलेगा। सो ये तो क्लियर है कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज सर इसके साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या कनेक्शन है? सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कनेक्शन ये बन रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव लेवल में रहेगा कि जीरो हो जाएगा या नेगेटिव में चला जाएगा, ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे। सर कोई भी बिजनेस नहीं चाहेगा कि उसका रेवेन्यू गिरे, यस और नो? क्या एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो या बजाज फाइनेंस हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या इंडिगो हो, प्लीज टेल मी, क्या कोई बिजनेस चाहता है कि उसका रेवेन्यू माइनस में जाए? हेलो सर, और ये तो टोटल रेवेन्यू है। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब ईच यूनिट सेल पे बिजनेस का रेवेन्यू कितना बढ़ता है पॉजिटिव वे में, कोई नहीं चाहता है। जैसे मैं आपको एक बिजनेस दिखाता हूँ, वोडाफोन आइडिया वी, इसका हालत खराब है सर, डे बाई डे नेगेटिव इनकम दिखा रहा है। ये देखो सर, इसको देखो टोटल रेवेन्यू, लास्ट कितना दिन का डेटा शो करूं आपको? ऐसे तो ये अकाउंट्स में दिखाया जाता है, बट सर इकोनॉमिक्स तो हर सब्जेक्ट्स का क्या बोले सर पेरेंट्स है, मतलब स्पेशली कॉमर्स में जितना सब्जेक्ट पढ़ते हो वो सारा सब्जेक्ट का पेरेंट्स है इकोनॉमिक्स। मतलब ये जो भी बात हम कर रहे हैं सारा सब्जेक्ट को हम देखो, सीधी अकाउंटेंसी है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, ये कॉस्टिंग भी है, लेकिन आखिर में ये सभी कनेक्टेड है इकोनॉमिक्स के साथ। अब जो बात मैं आपको कर रहा सर, अब देखो इस कंपनी का डिटेल्स देखो फटाफट। टोटल रेवेन्यू 42 था फाइनेंशियल ईयर 19 में, फिर 46 हुआ था, अच्छा जा रहा था। फाइनेंशियल ईयर 21 में 44 हुआ, कम हुआ, अच्छा बात है क्या? नहीं। फाइनेंशियल ईयर 22 में 38 हो गया, थोड़ा गड़बड़, वापस थोड़ा संभाल रहे अपने आप, मतलब इसका रेवेन्यू में थोड़ा प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ कॉस्टिंग, इसका इसका कॉस्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, कॉस्ट मैनेज नहीं कर पा रही है। इसके चक्कर में क्या हो रहा है, बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसमें इफेक्ट आ रहा है। कैसे पता करोगे? लुक एट द नेट इनकम। 2019-20 के टाइम पे इसका लॉस चल रहा था, देखो नेगेटिव, लेकिन लॉस को थोड़ा रिकवर किया है। तो अगर आपका रेवेन्यू गिर जाए ना और साथ में कॉस्ट भी बढ़ जाए तो मुश्किल है, तो ये बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक साइन हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सो बिजनेस कभी नहीं चाहेगा कि उसका रेवेन्यू कम हो जाए, वो हमेशा चाहेगा उसका रेवेन्यू डे बाई डे बढ़े, और रेवेन्यू बढ़ने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू का पॉजिटिव रहना जरूरी है।
तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहने के लिए प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी क्या होना चाहिए? हेलो, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर मार्जिनल रेवेन्यू 0 में आ जाता है, इसका मतलब इलास्टिसिटी नॉर्मल है, बहुत डिमांड भी नहीं और बहुत नेगेटिव हालत भी नहीं, चल रहा है, सर्वाइवल मोड पे है, सर्वाइवल मोड में है, हाईफाई मोड में नहीं है, ग्रोथ नहीं दिख रहा है। और अगर बिजनेस का प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी या सर्विस का इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, मतलब उतना डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा है, या बढ़ना कमना भी उतना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि देखो जिसका डिमांड बढ़ता है उसका डिमांड घटता भी है, तो ये गिरना और चढ़ना ये दोनों चलना चाहिए। कभी डिमांड हाई हो जाए, कभी डिमांड लो हो जाए, ये बिजनेस का ना, मतलब जैसे बोलता है ना, जिंदगी में सुख दुख चक्रवत परिवर्तते, सुने हो ये स्लोगन? ये श्लोक है एक संस्कृत श्लोक, सुख दुख चक्रवत परिवर्तते, मतलब जिंदगी में खुशी भी आएगा, मतलब सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। जिस इंसान के जिंदगी में दुख नहीं है वो सुख कैसे समझेगा, और जिस इंसान की जिंदगी में दुख नहीं है वो सुख नहीं समझ सकता, जिसकी जिंदगी में सुख नहीं है वो दुख को नहीं समझ सकता। इट्स इंपॉर्टेंट। तो सुख भी आएगा दुख भी आएगा, मतलब आप इलास्टिक मोड में हो। अगर आप सिर्फ सुखी हो मतलब गड़बड़ हो सकता है, सिर्फ सिर्फ सुखी कभी नहीं होना चाह सकता, और सिर्फ दुखी भी नहीं रहना चाहिए। सिर्फ दुखी मतलब नेगेटिव हालत, आपको एक मॉडरेट जोन में रहना चाहिए। मतलब सिर्फ सुखी जिंदगी में कोई किक नहीं है। देखना कुछ लोग जिनके घर में बहुत पैसा है उनको जिंदगी में किक नहीं मिलता, हर सातों सुविधा है उनके पास, और वो ना कैसा ना, मतलब लेथार्जिटिक टाइप होता है, इतना कुछ होने के बाद भी उनकी जिंदगी में ना कुछ मोटो नहीं है, जीने का इच्छा नहीं करता या समथिंग लाइक दैट। दे हैव एवरीथिंग बट दे स्टिल डोंट हैव एनी मोटो, दे डोंट हैव किक, दे आर लाइक इन सिंपल इलास्टिक जोन में चल रहा है यार, चल रहा है। ठीक है, उनको खराब भी नहीं बोल सकते और अच्छा भी नहीं बोल सकते। सिमिलरली बिजनेस में भी किक होना है तो इलास्टिसिटी थोड़ा होना चाहिए प्रोडक्ट में। वैसे जिंदगी में भी थोड़ा, देखो भाई जो दुख दुख में जीता है ना उसी को सुख पाने का भी इच्छा होता है और वो मेहनत करता है। इसका मतलब ऐसे सिचुएशंस में आप पॉजिटिव होने का चांसेस आपका बढ़ जाता है। बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपका डिमांड कम हो जाए तो आप नेगेटिव में भी चले जाओगे, बट ओके, अल्टीमेटली आप इलास्टिक मोड में हो। बट आपको सावधान हो जाना पड़ता है जब जब बिजनेस में आपका सिनारियो ऐसा हो जाए। अगर टोटल रेवेन्यू बढ़ता जाए तो ठीक है, अगर आप इसी मोड में मैक्सिमम टाइम अपने आप को कंटिन्यू कर रहे हो इट्स ओके। बट अगर आपका रेवेन्यू गिरने दिख जाता है, टोटल रेवेन्यू मतलब आपको साइन दे रहा है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो चुका है, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, और साथ में उसी के साथ आपका एवरेज रेवेन्यू भी गिरते चलता है सर, ये भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, एवरेज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, जितना दिन बिजनेस चलेगा टोटल कुछ तो आएगा, और उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे तो कभी भी नेगेटिव एवरेज रेवेन्यू नहीं होता है, मार्जिनल नेगेटिव हो सकता है। कभी बहुत सेल होता था, कभी सेल नॉर्मल हो गया, कभी सेल गिर गया, ये हो सकता है, बट एवरेज कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, एवरेज नीचे आएगा, टोटल भी नीचे आएगा, बट मार्जिनल नेगेटिव हो सकता है। यस, स्टैटिस्टिकली as well as मैथमेटिकली। क्या ये बात क्लियर हुआ सर? मुझे इतना बताइएगा सर। हेलो, Yes, sir. अब ग्राफिकली भी देखना चाहोगे? चलो देख लो। इकोनॉमिक्स में जो ग्राफ होता है ना सर, वो ग्राफ में कुछ नहीं है, वो सारा खेल मैथ्स में और मतलब स्टैट्स में और कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ होता है, ग्राफ में कुछ नहीं। आधा से ज्यादा लोग तो मैंने जितना से देखा अपने टीचिंग करियर में, कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट ग्राफ देख के डर जाते हैं। अरे भाई ग्राफ क्या है? क्रिकेट मैच देखोगे तो वहां पर भी ग्राफ नजर आता है। अगर उसको स्टैट्स किसी को समझ आता है तो ग्राफ में कुछ नहीं है, जो स्टैट समझेगा वो ग्राफ समझ जाएगा। क्रिकेट मैच देखा आप लोगों ने? अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है,
हाँ सर, देखो अगर आप T20 वर्ल्ड कप कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप देखना चाहोगे, ये देखो सर, ये सब डेटा होता है ना, कोई कौन सा प्लेयर कितना रन बनाया, ठीक है, कौन सा टीम कितना रन चेज कर रहा है, ठीक है, ये सब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने रहता है। तो ये ग्राफ में क्या है, ये सब ग्राफ में क्या है, एवरेज रन पर बॉल कितना है, कौन कितना विकेट ले रहा है। सो इफ यू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, इफ यू हैव अ कॉन्सेप्ट, सो डेटा को समझना क्या चीज है और उसी को डेटा प्रेजेंटेशन करना, ये सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हो जाता है सर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हो जाता है। बस पुट करो, चार्ट बन जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने इतना देर से जो बोला उसको अगर हम चार्ट में पुट करें तो बस बन जाएगा। देखो ये आपका रेवेन्यू लाइन, ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ टोटल रेवेन्यू को डिपिक्ट किया गया, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू को डिपिक्ट किया गया एंड मार्जिनल रेवेन्यू को शो किया गया। अब देखो कुछ समझने वाला है बात है, आप अपने बिजनेस में इनपुट बढ़ा रहे हो, है ना, मतलब आउटपुट सेल हो रहा है आपका, ठीक है, तो जैसे जैसे आउटपुट सेल हो रहा है वैसे वैसे आपका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बढ़ रहा है सर ना, बढ़ते बढ़ते अप टू 5 यूनिट तक, 5 क्या 6 यूनिट तक जब आप पहुंचे, आप अपने टोटल रेवेन्यू का हाईएस्ट लेवल में पहुंचे। बट इसके बाद कहीं ना कहीं डिमांड में फर्क पड़ा। और एक चीज याद रखिए, जब आपका टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट लेवल ऑन दैट टाइम, धीरे धीरे आपका टोटल इधर बढ़ता गया, अलॉन्ग विथ दैट आपका एवरेज भी गिरता गया, और जो भी हो रहा है एज पर स्टैट्स, जो कुछ भी हो रहा है एज पर स्टैट्स, आप लोगों ने ये स्टैटिस्टिक्स देखा था यहाँ पर, ये जो स्टैट था, स्टैट को एक बार देखो, दिमाग में भर लो, हाँ भर दो दिमाग स्टैटिस्टिक्स से। टोटल रेवेन्यू फर्स्ट बढ़ता है, नंबर ऑफ यूनिट सेल होता है, अप टू 6 यूनिट तक आपका टोटल यूनिट बढ़ता गया, रेवेन्यू भी बढ़ता गया, एवरेज रेवेन्यू गिरता गया डे बाय डे, क्योंकि पर यूनिट पे सबका सेल अमाउंट कम हो रहा था। फिर मार्जिनल रेवेन्यू भी पहले ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन 6 यूनिट में आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो में आके रुका। 7th यूनिट ऑनवर्ड्स मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव, टोटल रेवेन्यू फॉल करना चालू हुआ और एवरेज रेवेन्यू भी डिक्रीज होना चालू किया, ठीक है। अब ये जो हुआ है स्टैट में, ये जो स्टैटिस्टिक्स में हुआ है, इसी को ग्राफ में पुट किया गया है, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग मोर देन दैट। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट में, बिजनेस में आपका इनपुट बढ़ता गया, आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ता गया, लेकिन साथ में आपका एवरेज रेवेन्यू साइड बाय साइड धीरे 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 फॉल होता रहा। जब आप 6 यूनिट तक बेच दिए तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप अपने टोटल रेवेन्यू के हाईएस्ट पॉइंट में आ गए। बट आपने एक चीज ख्याल नहीं किए कि जब बिजनेस चलता है ना किसी का, तब कोई ध्यान नहीं देता बिजनेस पे, अरे चल तो रहा है, अच्छा तो कमा रहे, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि धीरे धीरे आपका मार्जिनल रेवेन्यू गिरना चालू हो गया। क्यों जानते हो? नंबर ऑफ यूनिट का सेल कम हो गया है, या फिर आपका प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया है, या फिर आपको प्राइस कम करना पड़ रहा है, मे बी फॉर एनी रीजन, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ यूनिट 6 के बाद आपने देखा कि आपका सेल कम हो गया, दुकान चल रहा था, लेकिन 6 के बाद आपके दुकान में कुछ गड़बड़ दिख रहा है प्रोडक्ट सेलिंग में, तभी तो बिजनेसमैन को सोचना पड़ता है। फिर वो देखा कि यूनिट तो बेच रहे हैं पर रेवेन्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि कस्टमर उस हिसाब से डिमांड नहीं कर रहे, दाम को कम करना पड़ रहा है, मे बी फॉर एनी रीजन, इलास्टिसिटी नहीं है, दाम कम करके बेच रहे हो, लेकिन आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में जा रहा है। इसीलिए देखो ये ग्राफ 6 के बाद यहाँ पर एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, और ये सब पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। आप लोग जानते हो, ये तो बचपन में ग्राफ में किए होंगे सर, ये 6 क्रॉस करके नेगेटिव में घुस गया, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया।
और जब 6 पॉइंट में थे तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 में था, और उस टाइम पे एवरेज रेवेन्यू गिरते 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 यहाँ पर आकर रुका। और जैसे ही आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया, मतलब आपका फर्दर सेल नहीं हो पा रहा है, या फिर सेल हो रहा है पर लॉस में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू धीरे धीरे गिरने लगा, धीरे धीरे गिरने लगा। अब ये बिजनेस के लिए क्या है, सायरन बज रहा है कि भाई कुछ सोचो, कुछ नया करो, नहीं तो कश्ती डूब जाएगा। तो बंगाली में बोलते हैं तीरे ऐसे तोरी डूबेगा लो, मतलब सर आप ऐसे मुहावरा यूज मत करो, हम लोग को समझ में नहीं आता। कश्ती डूबना, तीर में आके, तीर मतलब छोर, समुंदर किनारे आके इतना अच्छा चल रहा था आपका बिजनेस, बट ड्यू टू सम लैक ऑफ इनोवेशन, ड्यू टू सम लैक ऑफ मैनेजमेंट, ड्यू टू सम एनीथिंग, आप कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ, नोकिया का मोबाइल फोन फ्रॉम 2000 से लेके 2010 तक का अगर मार्केट देखोगे, 10 नहीं 2008, नोकिया मार्केट लीडर था मोबाइल फोन में, हर किसी के पास नोकिया का फोन होता था। क्या क्या सब कोड था मुझे कुछ कुछ याद है, मैं भी काफी यूज किया नोकिया का फोन, 6600, 2310, बहुत सारा, सस्ता से लेके महंगा। लेकिन जब मार्केट में स्मार्टफोन का एंट्री हुआ, क्या नोकिया स्मार्टफोन बना नहीं सकता था? क्या उसके पास पैसा नहीं था? उसी के पास तो पैसा था, क्योंकि पूरा मार्केट इंडिया का उसके हाथ में था, मतलब 60 से 70% मार्केट शेयर था। लेकिन टोटल रेवेन्यू टॉप में पहुंचा, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो रहा था। 2008, 9, 10 के बाद धीरे धीरे नोकिया का मार्केट शेयर गिरने लगा, और धीरे धीरे नोकिया स्मार्टफोन सेगमेंट में नहीं है, कीपैड फोन मार्केट में चलता नहीं है, थोड़ा बहुत जो चलता है उसमें उसका ही है। लेकिन मार्केट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया, नोकिया का जो सिस्टम उसके साथ नहीं गया। नोकिया बाद में वापस आया, स्मार्टफोन अभी बेच रहा है, बट उतना सेल नहीं है। मैंने रिसेंटली एक स्मार्टफोन लिया नोकिया का, बट सीरियसली बहुत प्रॉब्लम है, एंड्रॉइड के साथ नहीं काम कर रहा है। मैंने घर के लिए लिया था, पुराना इमोशन से याद आ गया बोल के, लेकिन सर पूरी तरह फंसे। वट एवर, सर बोलो, समझ में आया? ग्राफ समझ में आ गया? हेलो, ग्राफ समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, और कुछ बोलोगे क्या सर? सर एक रेवेन्यू से एक बिहेवियरल प्रिंसिपल फाइनली सुन के जाओ, रेवेन्यू रिलेटेड सारा पॉइंट हो जाएगा, तो फिर आगे जाके परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगा, समझने में थोड़ा सुविधा रहेगा। सर बिहेवियरल प्रिंसिपल क्या है रेवेन्यू का, ऑलरेडी आपके दिमाग में ये सब भर दिया। अब देखो क्या बताता है, एक बिजनेस, नोकिया को दिमाग में रखो। नोकिया का मार्केट आप लोग जानते थे क्या? नोकिया एक टाइम पे मार्केट में मोबाइल में राज करता था, राज। उसके कंपटीटर था सैमसंग, बट सैमसंग देखो आज भी है, आज भी लोगों के हाथ में सैमसंग का फोन है, बिकॉज बिकॉज सैमसंग अपने आप को समय के साथ बदला, समय के साथ इनोवेशन लाया। उसको पता चल गया था कि हाँ भाई मार्केट में कुछ बदलने वाला है, इलास्टिसिटी में कुछ चेंज होने वाला है, बट नोकिया नहीं समझ पाया। जहां पर नोकिया का सेल ज्यादा था कॉम्पेयर टू सैमसंग, मैं 2000 से लेके 2007, 8, 9 का बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट नोकिया, देयर इज अनदर बिग एग्जांपल। आप लोगों को पता है मोबाइल फोन, फर्स्ट मोबाइल किस कंपनी ने बनाया? एनीवन? सर मोटोरोला। थैंक यू सर,
मोटोरोला, वेरी गुड। मोटोरोला का कमर्शियल मार्केट नहीं है, स्पेशली इंडिया में तो नहीं है, ऐसे यूएस का कंपनी है मोटोरोला, जिसने मोबाइल बनाया। और नॉट, अब इंटरनेशनली तो इतना नहीं चलता है मोटोरोला, लेकिन मोटोरोला का एक अलग बिजनेस सेटअप है, मैं आपको बताऊं। मोटोरोला डिफेंस में यूज होता है। देखना, पुलिस के पास मोटोरोला का फोन होता है, पुलिस के पास, आर्मी के पास। पूछिएगा अगर घर पे कोई आर्मी वाले हैं तो मिलिट्री के पास, ठीक है। तो डिफेंस के प्रोडक्ट में आज भी मोटोरोला का मोनोपोली है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो कमर्शियल मोबाइल फोन में मोटोरोला अपने आप को बना नहीं पाया सर, ठीक है। तो व्हाटएवर, कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाया होगा, इनोवेशन मॉडल के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया होगा। आप चाहो तो इसका हिस्ट्री पढ़ सकते हो, इसका जान सकते हो, आपको काफी नॉलेज मिलेगा, ठीक है। इवन वर्ल्ड वॉर से पहले से मोटोरोला है। अब चलो, अब मोटोरोला में केस स्टडीज नहीं करना है, बस याद आया बोल के दिखा दिया, चलो ठीक है। कहना क्या चाहते हैं, ए फार्म, चाहे नोकिया हो चाहे मोटोरोला, a firm should produce at all if total revenue from its product is equal to or exceeds its total variable cost। एक फार्म, चाहे कोई भी बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, बड़ा बिजनेस, एनी, वो तब तक अपना बिजनेस को चला सकता है, तब तक अपना प्रोडक्शन लेवल को कंटिन्यू कर सकता है, जब तक उसका टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होता है या इक्वल होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, न्यूमरस खर्चा होता है बड़ा से बड़ा बिजनेस में। रियल एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वोडाफोन का देखो, वोडाफोन टोटल रेवेन्यू जितना कमा रहा है, देखो सर, अब वोडाफोन सर्वाइवल में रहेगा कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। रेवेन्यू है इसका, अरे यार क्या बीच में आ जा रहा है बार बार, एक सेकेंड एक सेकेंड, 41,228 ये इसका रेवेन्यू है। एम्प्लॉय कॉस्ट है 24,000 करोड़ का। देखो सर, सेलिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का डेटा अभी तक नहीं आया, बट लास्ट ईयर का था 2022 का, ये 1125, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 13,000 करोड़ का। कुल मिला के जितने का इसका रेवेन्यू है, वहां से कॉस्ट को लेस करके उसका प्रॉफिट आ रहा है सर 16,000 करोड़ का। लेकिन किंतु परंतु बंधु, प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है सर इंटरेस्ट पे, डेप्रिसिएशन, जो एसेट है ना, एसेट का डेप्रिसिएशन चल रहा है 23,000 करोड़ का, और बिजनेस के पास इंटरेस्ट भी है, लोन भी है। कहाँ मिलेगा लोन? इंटरेस्ट है 20,000 करोड़ का, ये चक्कर है। 16,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एसेट डेप्रिशिएट और गुडविल डेप्रिशिएट होकर 23,000 करोड़ हो चुका है, तो प्रॉफिट नेगेटिव हो चुका। ऊपर से इंटरेस्ट का बर्डन है सर, लोन का, सब मिला जुला के 28,000 करोड़ का लॉस में जा रहा है। लास्ट ईयर से बेहतर किया, मतलब इंप्रूव कर रहा है, बट अभी भी 28,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर। इसको पॉजिटिव करने में वक्त लगेगा, इसीलिए शेयर का दाम में भी फर्क पड़ा है। अगर आप 5 साल पहले वोडाफोन आइडिया का शेयर देखोगे, कुछ करीब 62 के आसपास चल रहा था, बट धीरे धीरे गिरते 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 यहाँ आ गया। 5 साल नहीं, एक्चुअली मार्च हुआ। वोडाफोन आइडिया पहले अलग अलग चलता था, आइडिया अलग से चलता था। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाहा यहाँ पर, एकदम बिहेवियरल प्रिंसिपल, जब तक बिजनेस का रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है या इक्वल है, तब तक आप प्रोडक्शन या बिजनेस को चालू रख सकते हो। अगर कॉस्ट मेंटेन करने में दिक्कत हो रहा है ना, दुकान बंद करके जाना पड़ेगा। बढ़िया एग्जांपल देते हैं सर, आप लोग जेट एयरलाइंस के बारे में सुने? जेट एयरवेज अभी अभी मार्केट में नहीं चल रहा है, लेकिन कंपनी अभी भी ऑन है, किसी भी मोमेंट में वापस आ सकता है, बट बिजनेस को ऑफ इसलिए करना पड़ा क्योंकि जेट एयरवेज अपना रेवेन्यू से, रेवेन्यू जितना उसका है उससे उसका ज्यादा खर्चा पड़ रहा था, इसीलिए ऑपरेशन बंद कर दिया। लास्ट 3 साल से, 2003 साल नहीं 4 साल होने जा रहा है सर, 2019 में ऑपरेशन बंद कर दिया।
लास्ट फ्लाइट चला था मोस्ट प्रोबेबली अमृतसर से मुंबई। सर आप कैसे पता, आप थे क्या? अरे सर, डिस्कशन स्टडीज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, लोगों को पढ़ाना पड़ता है स्टॉक मार्केट में, तो बताना पड़ता है सर, ठीक है, इसीलिए थोड़ा याद आ गया। सर देखो ध्यान से सुनो, इसका रेवेन्यू देखो 2019 में रेवेन्यू है 23,000 करोड़ का, ठीक है, और ये सब खर्चा देखो 12,000 करोड़ का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन 2,000 करोड़, 2,800 करोड़, एम्प्लॉय कॉस्ट 3,134 करोड़, पावर फ्यूल कॉस्ट 8,000 करोड़, कुल मिला के 4,000 करोड़ का लॉस। अब ये सब वेरिएबल कॉस्ट है। अब डेली बिजनेस को चलाने का खर्चा ही अगर बिजनेस उठा नहीं पाता ना, तो बिजनेस के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। बेसिक इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसीलिए बिजनेस को, इसीलिए जेट को बंद करना पड़ा 2019 में, बंद करके एटलीस्ट ऑपरेटिंग खर्चा को कम किया, नहीं तो मार्केट में लोन होके दिवालिया होके बैंकरप्सी हो जाता। अब बैंकरप्सी को रोकने के लिए, बैंकरप्टेड होना बहुत खतरनाक चीज होता है सर, तो कम से कम अपने आप को दिवालिया होने से बचाने के लिए कंपनी ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। अब लास्ट ईयर 2019 में बंद जब हुआ था तब 4,000 करोड़ का लॉस था, आगे का हिसाब आप देखो ही मत। 2020 में थोड़ा और कम हुआ 2,200 करोड़ का, और लेटेस्ट में ऑपरेशन अभी भी चालू नहीं हुआ सर, आप देख सकते हो। फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स देयर इज नो ऑपरेशनल एक्टिविटी, एंड नाउ कंपनी का जो करंट अर्निंग है वो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर थोड़ा कोशिश किया था ओपन करने का, जैसे ही ओपन करने का सोचा 591 करोड़ का लॉस हो गया। और इस बार भी सोच रहा था ओपन करने का, लेकिन स्टिल देयर आर सम एक्सपेंसेस लाइक सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय कॉस्ट, कुछ एम्प्लॉय को लिया, ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है, फ्लाइट चला रहा है, मतलब डेमो वर्जन में चल रहा है, मतलब जितना फ्लाइट था सब बंद पड़ा था, अब वो सब चालू किया, खर्चा हो रहा है, ठीक है। फिर लेकिन फिर भी कंपनी का ऑपरेशन कुछ नहीं है, अभी भी रेवेन्यू कुछ नहीं आ रहा है एज सच, कुछ पुराना रेवेन्यू है, ठीक है, मतलब कुछ आ रहा है इधर उधर से, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह से, दूसरा बिजनेस का मतलब सिर्फ 82 करोड़ का, कुछ भी नहीं है ये एक एयरलाइंस बिजनेस के लिए। सो क्या प्रॉब्लम है, टोटल रेवेन्यू अगर वेरिएबल कॉस्ट को भी उठा नहीं पाता तो बिजनेस कैसे चलेगा, मुश्किल है। मतलब चालू होने के टाइम पे अलग बात, बट चालू होने के बाद 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल बाद भी अगर ऐसा हालत है तो बिजनेस को कुछ सोचना पड़ेगा सर। समझ पा रहे हैं ना सर आप लोग? आई थिंक समझ में आ रहा है। हाँ सर जी। तो ये हुआ पहला प्रिंसिपल, अगर टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल लेवल में है तो फार्म का मैक्सिमम लॉस कितना होगा, जितने की उसका फिक्स्ड कॉस्ट, इससे ज्यादा नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट ही उसका मैक्सिमम, फिक्स कॉस्ट क्या, वही फैक्ट्री बनाने का खर्चा, बिल्डिंग बनाने का खर्चा, जो बनाने के टाइम पे खर्चा हुआ था उतना लॉस लेके घर जाएगा, ठीक है। एंड देयर इज अनदर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 2, it will be profitable for the firm to increase output whenever a marginal revenue greater than marginal cost. Obviously बिजनेस का रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, बिजनेस हमेशा सर्वाइवल मोड में रहेगा और प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर बिजनेस का आउटपुट कम हो जाए, सेल कम हो जाए, तो मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट से कम हो जाएगा और फर्म अपना प्रोडक्शन को तब तक कंटिन्यू कर सकता है जब तक रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल लेवल में है। अगर कभी भी ऐसा देखा गया कि बिजनेस का रेवेन्यू कॉस्ट से कम होते जा रहा है, ठीक है, तो बिजनेस को मुश्किल में मतलब मुश्किल में आ जाएगा और हो सकता है जेट की तरह हालत हो। मार्जिनल कॉस्ट कब शुड कट दी एमआर फ्रॉम बिलो, मतलब ये आगे आगे मैं इसका आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, ठीक है, आज और नहीं बताऊंगा, ये सब डिस्कशन से, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से मैं आपको ये जो भी समझाया ना यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एज वेल एज आपको दोनों बात बताऊंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है।
मतलब ये जो बोला ना मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज कट, ऐसे मैं कॉस्ट में बता के रखा था, जो लोग कॉस्ट क्लास किए हो। जो नहीं किया वो मैं जब यहाँ पर मार्केट में बताऊंगा तब फिर से एक बार बता दूंगा कि कॉस्ट का ऑलवेज रेवेन्यू का आपको नीचे से कट करता है, नीचे से, मतलब ऐसा होता है देखने में, ठीक है, कि मार्जिनल रेवेन्यू मानो ऐसा है और मार्जिनल कॉस्ट का वैसे नीचे से कट करेगा, ठीक है। रेवेन्यू पहले कम हुआ फिर बढ़ गया, ठीक है, और कॉस्ट का इस तरह से कट करेगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल्स आपको इमेज शो करूंगा, ठीक है। बट आई होप कि इट्स क्लियर कि रेवेन्यू क्या है और रेवेन्यू के साथ डिमांड का क्या कनेक्शन, मार्केट का क्या कनेक्शन, समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ गए ना सर आप लोग, तो फिर परफेक्ट कंपटीशन एज वेल एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, ये सारे कंपटीशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इतना सारा ग्राफ जो आपको देख के थोड़ा सा लग रहा है कि सर ये क्या है, ये समझने में दिक्कत नहीं होगा। बेसिक्स अगर किसी का सही है ना, कोई भी चीज उसको टफ नहीं लगेगा। इसीलिए एक काम जरूर करिएगा घर पे, जो भी मैंने पढ़ाया उसको पूरा कंप्लीट कर देना, ठीक है। ये दोनों नोट्स मैं शेयर करूंगा, जिनके पास है वो चालू कर जाओ, जिनके पास नहीं है मैं दोनों को शेयर करता हूँ, ठीक है। आप एक बार घर पे स्टार्ट हो जाओ, इसको रिवाइज करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या ऑलिगोपोली, ये तीनों को मिक्स करके समझा दूंगा कि किस फॉर्म में क्या होता है, ठीक है। मतलब किस फॉर्म में क्या होता है का मतलब ऐसा है कि अगर आप मोनोपोली फार्म चलाते हो तो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ है। अगर आप परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस चलाते हो तो वहां पर आपको इक्विलिब्रियम क्या होता है, मार्केट में आलू का दाम या मैगी का दाम या किसी भी ग्रोसरी का दाम कैसे डिसाइड होता है। अगर मार्केट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मानो जो बंगालीज लोग ना वो हिलसा खाना बहुत पसंद करता है, हिलसा इन द सेंस इलिश माछ। अब मानो मार्केट में जब न्यू न्यू इलिश माछ आता है ना, सब बंगाली इमोशंस, हिलसा वो थोड़ा अलग होता है, समुद्र में जन्म लेता है और अपना बच्चा को जन्म देने के लिए नदी में आते हैं, और उस टाइम पे जब वापस जाते हैं तब पकड़ा जाता है बारिश के स्टार्टिंग में, ठीक है। इट्स अ वेरी यूनिक कैरेक्टर है उसका। और उसका जो मार्केट प्राइस है वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड होता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये डिमांड और सप्लाई मिलके कैसे दाम को डिसाइड करता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। अगर मोनोपोली है तो वो कैसे डिसाइड करता है प्रोडक्ट प्राइस। तो इसी को कहते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। So if you understand the basics of market, if you understand the today's revenue class and revenue कितना important है, if you understand this, then you will easily understand कि how market will decide the price of any product according to their market conditions. Means for perfect competitive market, they have a different condition. For monopoly, they have a different condition. For oligopoly, they have a different conditions. So how they decide what will be their product price, what will be their service price, what is the condition behind everything. So यही mainly next class का चर्चा रहेगा। ओके साहब, बोलो ठीक है, आज इतना ही है। ठीक है सर, बाय फिर, टाटा। थैंक यू सर जी। Thank you, sir. आपका सर, टाटा, बाय। बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर।